नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न में चंद्रमा के बारे में। और आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि ज्योतिष में चंद्रमा ग्रह का महत्व कितना ज़्यादा है। इससे पहले हमने सूर्य के महत्व को जाना था। हालांकि सूर्य का महत्व भी कम नहीं आंका जा सकता है, लेकिन जैसे कहा जाता है सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं और आत्मा इन सब चीज़ों से निर्लिप्त होती है। तो सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, लौकिक चीज़ों की बात की जाए तो कई दफ़ा हम एस्ट्रोलॉजी में सूर्य से भी ज़्यादा प्रेफरेंस चंद्रमा को दे देते हैं, क्योंकि लौकिक चीज़ें, पारलौकिक की बातें एक लेवल के बाद ही हो पाती हैं। क्लियर हो गया? तो जब हम शुरुआत करते हैं जीवन की, तो हम पारलौकिक की बातें बाद में देखते हैं, लौकिक की बातें पहले देखते हैं। इसीलिए चंद्रमा का महत्व एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में ज़्यादा है। और अगर चंद्रमा जो हमारे मन का कारक भी है, अगर वो हमारी कुंडली में सही स्थिति में है, तो ये मान के चलिए कि उसका लौकिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा और वो लौकिक जीवन उसको पारलौकिक तक लेकर जाने के लिए सार्थक हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये असल में चंद्रमा ही तय करता है। कई लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं हंसते गाते कीर्तन करते हुए, और कई लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनका जो लाइफ टाइम गुजरता है बड़ा ही कष्टपूर्ण गुजरता है। तो हालांकि किसी भी तरह के जीवन को हम डिक्लेयर करने वाले कौन होते हैं कि गलत हैं, लेकिन फिर भी एक साधारण जो मनोवृत्ति है इंसानों की कि नहीं सर, हमारे जीवन में ठीक है दुख आना चाहिए, लेकिन सुख भी जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए, नहीं तो हमारा जो कह सकते हैं जीवन में बहुत बड़ा कष्ट का जो दौर है वो हमें डिप्रेशन की ओर भी लेकर जा सकता है। तो वो कष्ट का दौर नियत समय पर आए फिर चला जाए, ये तब होगा जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। तो आपकी मनस्थिति कैसी है, इसको जानना अगर चाहते हैं आप, तो आप अब चंद्रमा के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और हम लोगों ने पूरे प्रयास के साथ, ऐसा नहीं कि हमने कि 2-3 मिनट के वीडियो शूट किए हैं, हमने चंद्रमा की डिटेल्ड स्टडी, यानी अगर आपने जैसे कई बुक्स भी आती हैं नवग्रहों की, अलग अलग एक एक ग्रह के बारे में जो 200, 250 पेज की बुक्स हैं, उसी प्रकार का थोरोली डिस्कशन हमने यहाँ श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में रखा है। और वो थोरोली डिस्कशन अगर आप चाहते हैं कि आपको भी मिले, उसका सार आपको मिले, तो इस प्रकार के जो लग्न के हिसाब से अलग अलग भावों में किसी ग्रह का प्लेसमेंट है, अगर आप वो पढ़ लेते हैं, वो आप देख लेते हैं, तो फिर आपको यकीन मानिए वो बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी का। और वैसे मैं बाय प्रोफेशन एक सीनियर लेक्चरर हूँ, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ। और जब भी हम लोगों को समय मिलता है तो हम ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और आज का हमारा जो विषय हमने लिया है, मेष लग्न में अलग अलग भावों में चंद्रमा हमें क्या फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यस, तो पहला मेष लग्न, आपको पता है इनकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो मैं चाहूँगा आप प्लेलिस्ट में जाएं और थोरोली सिलसिलेवार ढंग से पहले आप सारे अलग अलग लग्नों को देखें, और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि मेष लग्न की डिज़ायर क्या है। क्लियर हो गया? तो वो डिज़ायर उसकी फुलफिल हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो सारी बातें। अब जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा सभी ग्रहों में अधिक समय मांगता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का बैठना ना सिर्फ ये तय करता है कि हमारा मन किसके आसपास रहेगा, चंद्रमा का बैठना ये भी तय करता है कि हमारी राशि क्या होगी। जैसे मान लीजिए मेष लग्न है और मेष लग्न में चंद्रमा भी यहीं बैठ गए हैं, तो क्या है, अब हमारा लग्न और हमारी राशि एक ही मानी जाएगी। तो मतलब अब सारा प्रभाव पूरी तरह से इस हाउस के पास है। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखिएगा। किसी भी कुंडली में आप देखें, अगर लग्न और राशि सेम हो जाते हैं तो एक एडवांटेज ये हो जाता है कि हमें फिर बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। मन जो है वो इधर उधर जाने की बजाय पूरी तरह आप पर केंद्रित रहता है। तो ऐसे व्यक्ति किसी और से खुश होने की बजाय, मतलब कहता है कि भाई मेरा सुकून कहाँ है, कहता मेरा सुकून मेरे जॉब में है, मेरा सुकून इसमें है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो वो अपने से ही बड़े ज़्यादा प्रसन्न चित्त रहते हैं, बशर्ते जो प्लेसमेंट हमने चंद्रमा को दिया है वो प्लेस चंद्रमा के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है
ये नहीं है। ये याद रखिएगा, चंद्रमा मतलब हमारा मन। अब हमारा मन पहले भाव में बैठा हुआ है, मतलब हम किसके इर्द गिर्द रहते हैं? हम पहले भाव, यानी हमारी पर्सनैलिटी, हमारा रूप, इसी के इर्द गिर्द हमारा जीवन रहेगा ज़्यादातर। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा। अब इसमें मान लीजिए साथ साथ मंगल भी बैठ जाए तो क्या होगा? लग्नाधिपति और राशि अधिपति दोनों एक साथ बैठे हैं, इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति माने जाएंगे, क्योंकि ये केंद्र भी है और ये जो हमारे त्रिकोण होते हैं, लक्ष्मी त्रिकोण ग्रह भी माना जाता है इसमें, पहला भाव। तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। और मेष में वैसे भी, क्योंकि मेष जो है वो मंगल की फेवरेट राशि है, और मंगल और चंद्रमा में, वैसे आपको पता है चंद्रमा का किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो आगे आपको पता लग जाएगा। कभी कभी चंद्रमा को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती है, लेकिन चंद्रमा का कोई वैसे द्वेष नहीं है किसी के साथ। ये आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रमा एक लौता ऐसा ग्रह है जिसका कोई शत्रु नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये शत्रु किसी को नहीं मानते हैं, कोई उनको शत्रु मानता है वो अलग बात है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मान रहे हैं, और इसी कारण से इनको राशि का लॉर्डशिप भी दिया हुआ है। एक बात और याद रखिएगा, जब कभी भी आप किसी, ये देखेंगे कि ये मान लीजिए ये मकर में बैठे हुए हैं और ये कर्क में बैठे हुए हैं, तो वो कौन से नक्षत्र में बैठे हैं और नक्षत्र के कौन से चरण में बैठे हैं, आपको ये बात भी जानना ज़रूरी हो जाएगा। क्लियर हो गया? नक्षत्र को वैसे हमने यही कोशिश की कि नक्षत्र को बाद में उठाएं ताकि मिक्सअप ना हो जाए, सब कुछ आपको समझने में थोड़ा क्लियर रहे। लेकिन इतना याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर लग्न में भी, एक पर्टिकुलर हाउस में चंद्रमा बैठ जाना एग्जैक्टली डिट्टो दूसरे पर लागू हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसमें वेरिएशन होंगे, इसमें चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस कौन करेगा? वो चेंजेस करेगा उस राशि को नक्षत्र दिए गए हैं, और उस नक्षत्र को भी चरण दिए गए हैं अलग अलग। प्रथम चरण देखिए, किसी चरण में वो प्रथम चरण में प्रवेश किया था, यानी उस पर्टिकुलर नक्षत्र का जो प्रथम चरण है वो ये बताता है कि उस नक्षत्र के पहले फेज का वो उपयोग कर पाएगा। जनरली जैसे अगर आप थोड़ी देर के लिए नक्षत्र को एक बॉडी स्वरूप मान लें, तो नक्षत्र के इस रूप का वो उपभोग भरपूर कर पाएगा। कहता है जी वो उसके तीसरे, जनरली क्या दूसरे या तीसरे चरण में वो अपनी भरपूर क्षमता में आ जाता है। क्लियर हो गया? तो याद रखना है कि डिपेंड अपॉन नक्षत्र, डिपेंड्स अपॉन उसका जो चरण है, वो ये सारी चीज़ें जब तक डिक्लेयर नहीं होंगे तब तक हम एकदम सटीकता तक, देखिए हम धीरे 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 धीरे, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में हमने 10%, 15%, 20%, ऐसे करते करते हम 100 तक पहुंचेंगे। लेकिन उस 100 तक पहुंचने से पहले हमें कई चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, कई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें हम यहाँ सिखाएंगे। हम आपको अलग अलग नक्षत्रों की रिकॉर्डिंग, अलग अलग चरणों की रिकॉर्डिंग भी यहाँ देंगे, ताकि आप समझ पाएं कि नक्षत्र, ये रेवती नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र का स्ट्रक्चर कैसा है, रोहिणी नक्षत्र स्पेशली क्या दे सकता है हमको, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए ये दूसरा भाव है। क्लियर हो गया? दूसरा भाव यानी वृष राशि, और वृष राशि जो है वो रोहिणी के दूसरे चरण में आ रहा है। क्लियर? रोहिणी का आपको पता है, रोहिणी चंद्रमा को बड़ा प्रिय है, तो वहाँ पर चंद्रमा का भी एक क्या बोलते हैं, एसेंस ऐड हो जाता है, उसका एक गिस्ट ऐड हो जाता है, सार ऐड हो जाता है चंद्रमा का भी, माने। और जब चंद्रमा का सार ऐड हो रहा है तो आप खाली ये नहीं कह सकती भाई मान लो ये शुक्र स्वग्रह, ये तो शुक्र की चीज़ें आपको मिलेंगी, वो नक्षत्र भी अपने लॉर्ड की चीज़ें आपको दे देगा, एडिशनल ऐड ऑन कर देगा। और नक्षत्र का भी वो कौन सा पार्ट है। क्लियर हो गया भाई? रोहिणी सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती है चंद्रमा की, तो वो बड़ा मतलब, और स्पेशली अगर इस भाव में अगर आ जाए दूसरा भाव, तो दूसरा भाव यानी उस व्यक्ति को अगर कोई सुन भर ले तो वो मोह जाएगा उससे। क्लियर होगा? ऐसा लगता है जैसे मिश्री, उसको सुनते ही रहे, हम लोग सुनते रहे, हमारे कानों में मिठास आने लग जाती है, इतना प्रिय, किसी की वाणी से ही प्रेम हो जाता है, ऐसा वो दर्शाता है। तो याद रखिएगा, हालांकि शुक्र भी वही सिग्निफाई कर रहा है, बट हमें शुक्र के साथ साथ चंद्रमा के भी एडिशनल चीज़ों को ऐड करना होगा। जैसे दूसरे घर के कारक भी माने जाते हैं चंद्रमा, एंड एज वेल एज बृहस्पति इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस इन सेकेंड हाउस, तो वो चीज़ें भी वहाँ पर
चाहे आपको दिखाई ना दे रही हो, बट आपको डिकोड करनी होगी। तो जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब आप ना सिर्फ राशि को जाने, आप उस पर्टिकुलर राशि के जो नक्षत्र हैं और उस नक्षत्र के जो चरण हैं वो भी जाने। साथ साथ किसी ग्रह की डिग्री को आइडेंटिफाई किए बिना किसी घर के बारे में, किसी पर्टिकुलर हाउस के बारे में कोई भी भविष्यवाणी कर पाना अपने आप में कह सकते हैं ये गलत हो जाएगा। तो हमें डिग्री भी देखनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं कि ना भाई, फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप 10th क्लास का सिलेबस तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। हम आपको सिलेबस जरूर बता रहे हैं, लेकिन कवर फर्स्ट क्लास में फर्स्ट का ही होगा, 10th क्लास में 10th का ही होगा। तो अभी जो प्लेलिस्ट चल रही है फिलहाल, उसमें हमने ये सब चीज़ों को दरकिनार रखा है। हाँ, लेकिन जो भी लोग यहाँ आए हैं वो ये मान के चलिएगा आपको इन सब की डिटेल स्टडी इस चैनल में मिलेगी। क्लियर हो गया? तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो को अगर आपने इन बिटवीन देख लिया, आपको लग रहा है ये मेरा वाला सेक्शन है, तो फिर आप एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएंगे, या आप अपने बारे में भी जानना चाहते हैं तो नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको शुरू से लेकर एंड तक मैं 100% श्योर हूं, आपने चाहे एस्ट्रोलॉजी की 100 किताबें या और भी ज़्यादा 1000 किताबें, कितने भी जर्नल्स पढ़े हो, नॉवेल्स पढ़े हो, आप इस चैनल में उन सब का निचोड़ पाएंगे। आप एडिशनल एड ऑन जरूर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये ही हमारा मकसद है। हमारा जो वर्क जो हमने 15 सालों का इस पे रिसर्च किया है, वो सारा अनुभव आप लोगों को यहाँ हम शेयर करने का प्रयास करेंगे। और हम एक या दो चीज़ों को रेफरेंस लेने की बजाय हमने कई बुक्स का और कई गुरुओं का यहाँ पर रेफरेंस लिया है, या कहीं उनका आशीर्वाद लिया है इन चीज़ों को आप तक पहुँचाने में, ताकि कोई गलतफहमी ना रह जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिर्फ एक बुक को रेफरेंस मान लूँ, तो कई बुक्स ऐसी हैं जो साफ साफ कह देती हैं कि भाई दीज प्लैनेट्स आर नॉट गुड, राहु, केतु, शनि। लेकिन जब अब उसको हमने रेक्टिफाई करके आज के गुरुओं के साथ उसको डिस्कशन में लाया, तो पाया ये कि जो कलयुग में अपने आप को बढ़ाना चाहे, जो कलयुग में अपने प्रभाव को जमाना चाहे, वो बिना इन ग्रहों के, बिना शनि, राहु, केतु, इन सब के, या राजसी, शुक्र, इन सब के बिना उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो दीज आर वेरी वेरी गुड प्लैनेट। इनफैक्ट जो आज के 5000 साल पहले भविष्यवाणियां जाती थी, आज के समय उसका उल्टा होने लगा है। उल्टा कैसे? कोई कह रहा है व्यक्ति कि भाई 5000 साल पहले कि भाई आज आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, आपको देश से बाहर जाने का योग बन रहा है, क्योंकि उस समय भारत से विदेश जाना बड़ा खराब माना जाता था। बट आज सेम वही राहु केतु एंड आपके अच्छे बैठे हैं, प्लेस्ड हैं, वेल प्लेस्ड हैं, ओन्ड हाउसेज में हैं, 12th हाउसेज में है, तो कह रहा है भी आप विदेश जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा उसके लिए भाग्यशाली होने का काम करता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को रिलेट करना आना पड़ेगा। आज के जो मॉडर्न प्रोफेशंस हैं, जब तक उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शनि नीच के भी हैं, तो भी आज के प्रोफेशन ऐसे हैं कई कि वो नीच का ही वहाँ बढ़िया काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए मंगल की बात कर लेते हैं हम। मंगल नीच का कहाँ होता है? कर्क राशि में, बिकॉज कर्क इज लाइक अ प्रोटेक्टेड हाउस, या कह सकते हैं किचन, और लेडीज कह सकते हैं लेडीज डिपार्टमेंट वाला काम। क्लियर हो गया पूरी तरह से? अब वो काम आपने कमांडर इन चीफ को दे दिया, मंगल को दे दिया है, तो मंगल इसमें थोड़ा सा सत्य में आ जाता है कि यार मुझे किचन में भेज दिया गया है। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि ये चीज़ 5000 साल पहले तो बड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन आज के समय पर ऐसे कई प्रोफेशन हैं जहाँ पर एक हाईली टैलेंटेड मेलेफिक एनर्जी उस पर्टिकुलर किचन में कंज्यूम हो रही है या वो यूज़ हो रही है। एक 5 स्टार होटल का बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं टैलेंटेड शेफ़, वो वहाँ पर सीनियर पद पर काम कर रहे हैं और ही इज़ वेरी वेरी डोमिनेटिंग। तो कुछ कह सकते हैं आज के प्रोफेशंस में ये नीच ग्रह का जनरली क्या होता है कि नीच कोई जब ग्रह होता है तो वो नज़र झुकाकर चलता है। नीच ग्रह को प्रायः जैसे फीमेलिक जो प्रॉपर्टी होती हैं वो लेकर वो लीड करता है। फीमेलिक प्रॉपर्टी यानी नज़र झुकाकर बात करना है, और जहाँ पर उच्च का एक्सेल्ड कर जाता है तो वो
उसके अंदर दम्भ आ जाता है, एक प्रकार का दम्भ, यानी एक आप इसको स्वाभिमान कह ले या अभिमान भी आप कह सकते हैं कि भाई अभिमानी हो गया ये। तो वो अभिमानी कब होता है? जब वो एक्सेल्ड कर जाता है। क्लियर होगा? तो ये याद रखिएगा कि भाई आपकी कुंडली में वो कह रहा है कि यार ये स्वाभिमानी है, ये थोड़ा सा विनम्र है। तो ये विनम्र शब्द तो मुझे लगता नहीं कोई कहता होगा कि दोनों ही शब्द अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। ये बड़े विनम्र है, ये बड़े स्वाभिमानी है। क्लियर हो गया? तो बोथ आर गुड। क्लियर? तो आपको ये देखना होगा कि कहां पर उस पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये शब्द जहां आ जाता है नीच, तो हमें लगता है यार नीच शब्द तो खराब ही होगा। नहीं नहीं नहीं। क्लियर? प्लीज टू बी वेरी क्लियर, ये एक गुण का भी काम कर रहा है। क्लियर हो गया? इनफैक्ट ये आज के समय पर गुण का ही काम ज्यादा कर रहा है। क्लियर? तो और चंद्रमा को आप सिर्फ एक ग्रह मान के समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको आप ये मानिए आपकी राशि का स्वामी है। चंद्रमा यहां बैठे हैं तो आपका लग्न मेष है, आपकी राशि भी मेष है। और मेष का नेचर आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी डोमिनेटिंग नेचर होते हैं, मेल साइन माना जाता है। और मंगल इसके स्वामी हैं, तो मंगल के साथ चंद्रमा की अच्छी बनती है। और मंगल क्या है? कमांडर इन चीफ। और एंड चंद्रमा क्या है? रानी। क्लियर? क्वीन या सेकंड किंग भी कह सकते हैं इनको। तो मंगल इनकी बात बिल्कुल मानते हैं, रिस्पेक्ट भी इनका पूरा करते हैं। और जब यहाँ पर चंद्रमा बैठते हैं तो क्या क्या चीज़, आपका रूप में एक सौम्यता आती है, जल तत्व प्रधान है तो सधे हुए रहते हैं। आपका रूप में ना सिर्फ एग्रेशन होता है, आपके रूप में एक कोमल तत्व भी, जल तत्व भी ऐड हो जाता है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, सिर्फ यहाँ मंगल बैठे हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर नजर आएगा, लेकिन ये क्या है, जरूरत पड़ने पर अपने आप को बहुत ज़्यादा पोलाइट कर सकता है। क्योंकि चंद्रमा सीधा सीधा क्या है? मन, बहुत ही शांत स्वभाव है इसमें। आप ये भी देखना होगा, कोई भी भविष्यवाणी करने से पहले चंद्रमा के किसके नज़दीक जा रहे हैं। चंद्रमा पूर्णिमा के नज़दीक है, चंद्रमा अमावस्या के नज़दीक है, कितने डिग्री पर होल्ड कर रहे हैं। तो अगर वो पूर्णिमा के नज़दीक है चंद्रमा, तो चंद्रमा पूर्णिमा के नज़दीक प्रायः भरा रहता है विचारों से, या कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं और प्रकाश पुंज की तरह चमकते हैं। क्लियर होगा? ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत कीप ट्राई वाला नहीं होता है। क्लियर होगा? लेकिन जहाँ अमावस्या की बात होती है तो वो व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बट दोनों का ही प्लस है, किसी का माइनस नहीं आ रहा है। कारण अगर आपको कम मेहनत से ज़्यादा गेंद मिलने लग जाए तो क्या होता है, कई बार शरीर ज़्यादा सुख मान जाता है और ऐसा व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को लगता है यार शरीर जहाँ बनने लगा वैसे कोई ना कोई मेंटली टॉर्चर आना शुरू हो गया, तो वो व्यक्ति मेंटेन रहता है। क्लियर हो गया? तो आप समझ लें दोनों चीज़ों का एडवांटेज है। अमावस्या के चंद्रमा में आपको, यानी अमावस्या के आसपास के चंद्रमा में जब वो जैसे बहुत कम दिखाई देते हैं, जैसे मान ले शुक्ल पक्ष में भी अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष के जैसे प्रथमा, जिसको प्रतिपदा कहते हैं, द्वितीया तृतीया तक भी होते हैं, तो काफ़ी कम दिखाई देते हैं। और इस कंडीशन में चंद्रमा को हम एक पाप ग्रह की तरह मानते हैं। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो वैसे तो नेचर वाइज बहुत शुभ है, लेकिन जो जहां मैं ये शब्द ला रहा हूं पाप ग्रह को आपको कलयुग के समय एक एडवांटेज रूप में देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? देखना चाहिए। याद रखिए, जब कभी किसी कुंडली में आपने समझ लिया कि नहीं यार चंद्रमा ऑलवेज इसकी कंपेनियनशिप उनके साथ ज़्यादा बनती है, तो आपको ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। अगर आपने इस पर कोई भविष्यवाणी कर दी और आपको लगा यार ये तो सटीक नहीं जा रहा है, वो क्यों सटीक नहीं जा रहा है? क्योंकि आपने चंद्रमा को एक फिक्स मान लिया कि नहीं है, चंद्रमा एक शुभ ग्रह भी, एक पाप ग्रह भी। और पाप ग्रह इज नॉट अ बैड वर्ड इन एस्ट्रोलॉजी। क्लियर हो गया? हिंदू एस्ट्रोलॉजी में साफ साफ कहते हैं कि यहां पर कलयुग के जो, अगर आपको कलयुग में ये सारे गुण चाहिए आपको, तो कलयुग में कई चीजें जो पुराने समय पे अच्छी नहीं मानी जाती उनको अच्छा माना जाता है। क्लियर होगा? तो यहां पर आप एक प्रकार के कह सकते हैं चंद्रमा से ना सिर्फ सॉफ्ट नेचर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चंद्रमा से पाप नेचर का मतलब है इसकी सिमेट्री अब शनि के साथ भी बनने लग जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक जाने लग जाएंगे। ये कुछ उनकी प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर लेंगे ये। यानी मान लीजिए शनि कहीं कंजॉइन कर रहा है अमावस्या के आसपास के चंद्र को, तो नॉर्मली जो कहता है कि भाई इल्यूजन फैलाता है, भ्रम फैलाता है। जब कभी भी चंद्रमा शनि के साथ आ जाते हैं तो एक प्रकार का कई बार ऐसे व्यक्तियों का अवसाद हो जाता है, कहता है जी ऊपरी चीज़ें दिखाई देने लग जाती है, भूत प्रेत इस प्रकार की बाधाएं नजर आने लग जाती हैं। बट
अगर चंद्रमा उसी के नेचर को एक्वायर कर ले, देन इट गोज टू पॉजिटिव साइन। देखिए, जब कभी टकराव की स्थिति आती है तभी कुछ संकट पैदा होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन अगर वो कहता भी मैं आपके साथ मिलकर चलूंगा, देन आपको श्रम एंड रोजगार मंत्रालय का जो स्वामी शनि है वो इतना ज़्यादा ऊंचाइयां दे सकता है कि कुछ कहने की हद नहीं। क्लियर हो गया? तो ये बात भी, ऐसे व्यक्ति मतलब अब ये पॉजिटिव साइड कहाँ लेकर जाएंगे, अब वो चंद्रमा को भी अपने जैसा अथक मेहनत करने वाला बना देंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि पहले चंद्रमा टकराव कर रहा था कि नहीं तू अलग मैं अलग, अब चंद्रमा कह रहे नहीं यार जैसा तू वैसा मैं। क्लियर? तो ये वाली स्थिति पॉजिटिव सिग्निफिकेशन दर्शाता है आज के समय पे, जो पूरी तरह कर्म प्रधान है। क्लियर हो गया? एक समय पर तप, सिर्फ जंगल में अगर हम जाकर सतयुग के समय पर तप कर लें तो हमें सिद्धि हो जाती थी। आज के समय पर सिद्धि तो अभी भी हो जाएगी, लेकिन जीवन किस प्रकार का हो गया है? जीवन हमारा पूरी तरह एक सर्विस में है, आप जॉब में है, राष्ट्र सेवा वहीं रहते आप कर सकते हैं, घर की सेवा वहीं रहते आप कर सकते हैं। तो पूरी तरह ये डिपार्टमेंट अब शनि राहु केतु के पास ट्रांसफर हो गया है। जो कभी ये डिपार्टमेंट हमारे विद्या के स्वामी बृहस्पति के पास रहा करता था, जो पूरी तरह सात्विक ग्रह माने जाते थे। लेकिन अब इसीलिए आपको ये कोई भी भविष्यवाणी बड़ी सोच कर करनी होगी, अदरवाइज ट्रैक भटक सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चंद्रमा इज वेरी वेरी गुड इन दिस, मेष में बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब यहां पर ये नजर मार रहे हैं सातवें घर में। सातवां घर इज योर पार्टनरशिप, योर वाइफ और हस्बैंड लाइफ, वो भी आपके बहुत अच्छे होंगे। क्लियर होगा? चंद्रमा यह नजर मार रहे हैं आपके साथ, उनके संबंध बहुत सौम्य होंगे, प्यारे होंगे वो आपके लिए। और चंद्रमा किस घर का स्वामी है? चंद्रमा चौथे घर का स्वामी होकर अपने से 10वें बैठा है। क्लियर होगा? चौथे घर का स्वामी होकर अपने से 10वें बैठा है। तो क्या कहना चाहेंगे हम? इनके घर के लिए ये स्वयं जिम्मेदार होंगे, खुद का घर बनाएंगे ये। और इस घर को बनाने में कौन ब्रिज का काम कर रहा है? 10 नंबर। इनका स्टेटस, इनका जॉब, सर्विस इनको मदद करेगा। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है, चौथे घर का स्वामी पहले घर में बैठा है और कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? अपने से 10। तो 10 वाली चीजों को भी एक्टिवेट कर देना आपको, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। क्लियर होगा? तो 10 नंबर इज व्हाट? 10 नंबर इज योर जॉब, सर्विस, करियर, स्टेटस। क्लियर? जो इस प्रकार की चीजें वो सारी यहां से कनेक्ट करनी है आप लोगों को। तो ये दृष्टि कहां डाल रहे हैं? और ये याद रखिएगा, चंद्रमा को सिर्फ एक ग्रह लेकर चलेंगे तो गड़बड़ होगी। जब तक आपको ये जब नहीं समझेंगे भी ये राशि का स्वामी भी है। लग्न और राशि से हम व्यक्ति को करीब करीब 25 to 30% तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर हमें पूरी सटीक जानकारी लगने लग जाए तो हम यहां 25 से 30% तक चले जाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे अब इसका मेष लग्न है तो उसका जो जीवन रहेगा पूरी तरह से वेरी वेरी डोमिनेटिंग, एज वेल एज राशि भी वही है। तो अब इसमें नेगेटिव बात आप क्या कह सकते हैं कि जब इनको कभी क्रोध दिलाया जाए तो क्रोध को संभालना, इन व्यक्तियों को संभालना इनके जैसे के ही लिए संभव होगा। क्लियर हो गया? चंद्रमा हालांकि चीजों को होल्ड करने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन मेष लग्न, मेष राशि के लोगों को रोक पाने के लिए ऐसे ही लोग इनको होल्ड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? माने मेष लग्न को रोकने के लिए आइदर सिंह लग्न, सिंह राशि वाले लोग, मेष लग्न, मेष राशि वाले लोग ही इनके सामने टिक सकते हैं, अदरवाइज बम फटता है। क्लियर हो गया? तो इस बम को ना ही फटे तो उसके लिए चंद्रमा का अच्छा, अब यहां पर जैसे क्या है, चंद्रमा अगर अच्छी डिग्री में होता है तो बहुत अच्छा होता है। क्लियर हो गया? और अच्छा हो जाता है, बिकॉज फेवर कर रहा है इसको चंद्रमा को, तो चंद्रमा बढ़ेगा तो फिर ये अब अग्नि तत्व को थोड़ा जल तत्व से ढक देगा। क्लियर होगा? तो यहां पर चंद्रमा बहुत ज्यादा, जितना मेच्योर होगा उतना अच्छा माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, हर प्लैनेट का हर बार मेच्योर होना अच्छा ही नहीं माना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखिएगा कि कई बार कोई प्लैनेट कम डिग्री पर हमें बहुत फायदा दे देता है, कई प्लैनेट ज्यादा डिग्री पर, या कई प्लैनेट अपनी एक्सट्रीम डिग्री पर हमें फायदा दे देता है। कि भाई जैसे कोई राय चंद, राय बहादुर, इस प्रकार की राय वाली बात है, इस प्रकार की नॉलेजेबल पार्ट वाली बात है, सीक्रेट नॉलेज वाली बात है, तो वहां पर डिग्री हाई भी हमें मदद करेगा। लाइक 8th हाउस में कोई अगर इस प्रकार की जो विद्याएं हैं हमें, जैसे मान लीजिए 8th हाउस में आपको बैठ जाते हैं, बुध बैठ जाते हैं,
तो इस प्रकार की चीज़ें। और बुध आपको पता है एक ऐसा प्लैनेट है जो मैलेफिक के साथ मैलेफिक, बेनिफिक के साथ बेनिफिक की तरह करता है। और बुध अगर मान लीजिए मैलेफिक के साथ बैठा है और बहुत हाई डिग्री में बैठा हुआ है, क्लियर हो गया, तो वो अपनी बुद्धि के एक्सट्रीम लेवल तक चला जाएगा। क्लियर होगा। तो ऐसे व्यक्ति कोई सिद्धि अगर लेना चाहते हैं, स्पेशली याद रखिएगा बुध आदित्य योग के लिए नॉर्मली बुध को ज़्यादा डिग्री के लिए अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया। बिकॉज उनका नेचर जो है वो थोड़ा सा, आपको पता है पहले राजकुमार हैं वो, अगर कम डिग्री पर होंगे तो फिर वो थोड़ा सा उनका बचपना या छिछोरापन आप कह सकते हैं वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो थोड़े ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगे तो फिर सूर्य के साथ उनकी सिमेट्री बहुत अच्छी बनेगी। क्लियर होगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कहना यार इसकी 29 डिग्री है ये तो मर गया, नहीं। उनके अनुभव, वृद्ध व्यक्ति का हमें ये थोड़ी है वो काम करे, लेबर करे हर बार, वो सिर्फ अपनी सोच से ही हमारा काम चला सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये बात याद रखनी है। समटाइम 12th में भी ये ज़्यादा डिग्री पर हमें मदद करते हैं। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरे घर की तरफ चलते हैं। तो दूसरा घर में अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं तो किस प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, तो उसको जानते हैं। चंद्रमा का नेचर हमको अब तक पता लग गया होगा, कोमल स्वभाव है, ठंडे जल तत्व, और अमावस्या पूर्णिमा इसमें भी अलग अलग बर्ताव करते हैं। और लेकिन उनका जो देखो मेन स्वभाव तो रहेगा ही, चाहे वो देखिए शनि के साथ भी वो मिल गए हैं, लेकिन अपनी मेन प्रवृत्ति वो उसको भी थोड़ा थोड़ा कर देते हैं अपने जैसा। देखिए लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब पहले चंद्रमा अपने आप को उनके हिसाब से ढालेगा। क्लियर होगा। तो कई बार क्या होता है, चंद्रमा एक बैरियर पर आ जाते हैं। बैरियर पर मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के मिड पर आ जाते हैं। कहते हैं आप तो डिक्लेयर कर पाना ही मुश्किल सा हो रहा है। इस कंडीशन में ये दोनों नेचर को एक्वायर कर लेता है। क्लियर हो गया। बहुत ही ज़्यादा एडेप्टिव हो जाता है कि भाई यार बृहस्पति बैठे हैं तो भी वेरी गुड, एंड शनि की दृष्टि भी पड़ रही है देन इट इज़ आल्सो वेरी गुड। तो ऐसा एडेप्टेशन भी चंद्रमा जैसे ग्रह के लिए ही कहा जाता है। सभी ग्रहों के लिए इस प्रकार की चीज़ें नहीं देखने में आती हैं। याद रखिएगा चंद्रमा के ही ज्वार भाटा को या हाई टाइड लो टाइड को हम ज़्यादा जिससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि धरती के सबसे नज़दीक कौन है, चंद्रमा। ये बात याद रखिएगा। चाहे सूरज सबसे बड़ा हो ग्रहों में, लेकिन अब मैं जो ग्रह की बात कर रहा हूँ इट इज़ नॉट सिनोनिम ऑफ प्लैनेट। क्लियर हो गया। ये बात याद रखिएगा। हम हिंदू एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह कहते हैं हम जबरदस्ती उसको प्लैनेट निकालने की कोशिश करते हैं, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली प्लैनेट। तो वो नवग्रह अलग चीज़ है जिसको मैं राहु केतु सूर्य को सबको शामिल किया जाता है। तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि मन चंद्रमा, तो चंद्रमा का प्रभाव हम पर सबसे अधिक पड़ रहा है। क्लियर। सूरज आपको चंद्रमा के माफी की नज़र आते हैं और उनके जैसे प्रतीत होते हैं। उनसे आपको पता है पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़े हैं सूर्य, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूरी पर है। तो वो थोड़ा समझिएगा कि वो क्या सिग्निफाई करना चाह रहे हैं। अब चंद्रमा बहुत नज़दीक है हमारे, तो इसको भी कई लोग इस पर भी रिलेट करते हैं कि भाई सूर्य कौन है। सूर्य तो साक्षात परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा से मैं मिला कौन सकता है। हमारे नज़दीक जो रहता है, हमारे साथ रहता है मन। तो जो मन को काबू कर ले वो आत्मा तक पहुंच जाएगा। आप सीधा कोई सूर्य को जीतना चाहें ऐसा संभव नहीं है। मन को काबू के बिना आत्मा तो इन सब चीज़ों से निर्लिप्त है। तो मन ही वो है जो आत्मा तक आपको पहुंचा सकता है। क्लियर हो गया। तो डायरेक्ट कनेक्शन है चंद्रमा का सूर्य का के साथ। तो याद रखिएगा अगर आप चंद्रमा को काबू करते हैं और सात्विक बने रहते हैं, क्योंकि सूर्य का स्वभाव पूरी तरह सात्विक है, सूर्य को जो चीज़ें पसंद है वैसे बन जाते हैं। तो चंद्रमा को काबू करने के लिए आपको जल तत्व के साथ साथ अग्नि तत्व की रिगार्ड भी करनी पड़ेगी, तब आप आत्मा को पा पाएंगे। तो ये याद रखिएगा। अब चंद्रमा कैसे हो गया यहाँ पर, दूसरे घर किसका कारक है, दूसरा भाव हमारे कुटुंब का कारक है, हमारे वाणी का कारक है, हमारे रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज यानी हम किन किन चीज़ों का उपभोग करने वाले हैं। दूसरा हाउस अगर उच्च, जैसे चंद्रमा यहाँ उच्च के एक्सेल्ड हो गए हैं, तो आपको जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं सताएगी। आपको कुछ भी हो सकता है, आप अनावश्यक भी ला रहे हैं तो आपको मिलेगा कि सर मुझे ये चाहिए, हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, कहता है 2 चाहिए 2 आ जाएंगे, नहीं 3 चाहिए 3 आ जाएंगे। क्लियर है। तो अब ये पॉजिटिवली है नेगेटिवली उसको तो हम बाद में देखेंगे, बट इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस। क्लियर हो गया। चंद्रमा आपका जो ड्यूरेशन है उसको आनंदित रखेगा, इससे दिक्कत नहीं आएगी। अब वो उसका रिजल्ट है, वो इसका रिजल्टेंट कौन तय करता है, वो शुक्र तय करता है। क्लियर हो गया। मतलब जैसे
आनंद ले रहे हैं हम उस चीज़ का, लेकिन एंड में जो लगता है यार हमने इसका यार कभी उपभोग नहीं करा, यानी मतलब ढंग से उसका उपयोग नहीं किया, वो तय करता है शुक्र। मान लीजिए शुक्र जो है वो एक्सेल्ड कर जाते हैं 12वें घर में, या शुक्र आ जाते हैं 7th हाउस में, अपने घर में आ जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें जो रिजल्टेंट इसका है, उस खर्चे का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत पॉजिटिव मिलता है। क्लियर होगा? तो ये बात याद रखना है कि आपको कि ये चंद्रमा की अभी हम बात कर रहे हैं, ओनली सिंगल प्लैनेट, वेरी वेरी ऑस्पिशियस, एंड नजर कहां डाल रहे हैं? देखो, आपकी वाणी को अच्छा कर दिया चंद्रमा ने यहां पर बैठकर, और क्या क्या चीजें बढ़ा दी, आपके रिसोर्सेज बढ़ा दिए बहुत ज्यादा, आपको पैतृक चीजें जरूर मिलेंगी। अब इसमें मैंने थोड़ा बीच में पॉज किया, वो क्यों, वो अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में कि मैंने बीच में क्यों किया। जरूर मिलेंगी, ऐसा क्या है मतलब, अभी आपको दिखाई देने लग जाएगा, मिलेंगे जरूर, लेकिन वो थोड़ा सा जो पॉज है वो आपको अभी समझ में आने वाला है। एंड आपको खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। क्लियर हो गया? मतलब आपका इच्छा होगी तो जरूर आपकी इच्छा वो पूर्ति होगी। अब यहां से जो नजर मार रहे हैं, ये कहा जाता है वृश्चिक चंद्रमा की नीच राशि माना जाता है। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर जब वो नजर मारते हैं तो बॉडी के इस पर्टिकुलर पार्ट में दिक्कत करेंगे और इस रिलेशनशिप में भी दिक्कत लाने का प्रयास करेंगे। बॉडी का पार्ट कौन सा है? ये हमारा सेक्सुअल ऑर्गन है, हमारा जननांग है, उसमें कोई ना कोई बाधा आ सकती है, उसमें कोई प्रकार की। अब वृश्चिक क्या है? जल तत्व प्रधान राशि, चंद्रमा भी क्या है? जल तत्व प्रधान राशि। तो कई बार कोई फंगल इन्फेक्शन उस एरिया में आपको हो सकता है। क्लियर हो गया? एंड और क्या कर सकते हैं ये, और इनसे आपको ओवम स्पम्स की भी दिक्कत आ सकती है। क्लियर? शुक्राणु अंडाणुओं का अभाव भी होने के आसार यहां दिखाई देते हैं, क्योंकि जल तत्व में आइदर एक्सेस कर सकते हैं या घटोत्तरी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये बात याद रखिएगा। और इसमें ये भी ध्यान रखना है, जब कभी चंद्रमा यहां बैठे होते हैं, याद रखिए मेष लग्न में 2nd हाउस में चंद्रमा को हम यहां देख रहे हैं, लेकिन इसमें हर बार जितने भी मैंने अब तक आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें सब चीजों को कौन डिनाई कर देता है? मान लीजिए इसका मालिक कौन? इसका मालिक मंगल, और अगर मंगल की डिग्री कम है तो किसको देखते हैं हम? केतु को देखते हैं। इसका मालिक नीच भंग, माने नीच भंग का मतलब, हालांकि नीच दृष्टि है, ये कोई नीच नहीं है, नीच दृष्टि डाल रहा है वो यहां पर, लेकिन इस नीच दृष्टि को भी बाइफॉर्गेट कर सकता है अगर इसका मालिक मंगल एक्सेल्ड होकर यहां आ जाए तो। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ट्रिगर कर देता है इस चीज को, भाई इस चीज को बहुत हाई कर दिया उसने, और इन हाउसेस को भी बचा लिया उसने। क्लियर होगा? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी कोई ग्रह नीच का बैठा है या नीच की दृष्टि मार रहा है, तो अगर उस घर का मालिक केंद्र हाउसेस में आ जाए, स्वग्रही हो जाए या एक्सेल्ड कर जाए, तो वो घर को टूटने से, बिखरने से, बीमारियों से बचा लेता है। क्लियर? और इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है? हाँ, लेकिन बचा लेता है क्या, ये अर्थ नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से सब कुछ स्मूथ मिलेगा। आपको ये रियलाइज होगा कि ये घर मेरा डिस्टर्ब था और अब ओके हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये बात भी ध्यान रखनी है। और ओके करने के लिए किसने मदद की है? इसको ओके करने के लिए आपको मंगल ने मदद की है। तो मंगल इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग योर ब्रदर्स, कुलीग्स, इनको भी, तो वो आपकी मदद करके इस घर को बचा लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है, ये क्योंकि ससुराल पक्ष या ननिहाल पक्ष है, तो उससे भी संबंध हमारे कड़वे रहते हैं। ननिहाल पक्ष से भी अगर मैं मंगल की स्थिति अच्छी हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, तो वो मतलब थोड़ा रहता है कड़वाहट, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कि भाई हमने उनको अपनी लाइफ से हटा दिया। अगर इसका मालिक अच्छी स्थिति में है तो क्लियर हो गया, वो बचा लेता है, क्योंकि रिजल्टेंट इस घर के मालिक के पास सुरक्षित है। नाउ ये अपने घर से 11 बैठा है, यानी ऐसे व्यक्तियों को घर से धन में लाभ होता है, घर से धन लाभ होता है। मतलब हो सकता है ऐसे व्यक्ति घर या रियल स्टेट इस प्रकार की कोई, या रेंटेड हाउस देते हैं किसी को, और अच्छा खासा, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा, अच्छा खासा वो मुनाफा आपको दे रहा है वो। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। मकान, वाहन से गेन आपको यहाँ पर दिखाई देता है, बिकॉज 4th इज कनेक्टेड विद 2nd, एंड कनेक्ट करने के लिए वाया क्या काम कर रहा है? 11 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ अगर हम चंद्रमा को ले चलते हैं मेष लग्न के 3य भाव में, क्लियर,
मेष लग्न के तृतीय भाव में चंद्रमा किस प्रकार से हमें क्या फल देंगे वो जानते हैं। चंद्रमा आ गए हमारे मेष लग्न के तीसरे भाव में, यहाँ से गिने एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। तो तीसरा भाव क्या बताता है? तीसरा भाव हमारे भाई बहन, स्पेशली जब भाई बहन की बात करते हैं छोटे भाई बहन, और हमारे पराक्रम को, हमारा मोटिवेशन लेवल, किसी काम को करने का शुरुआत कैसी करते हैं हम, हमारे जज्बा काम को लेने का। कहते हैं यार ये स्टार्टअप बहुत अच्छा करता है, एंड करे ना करे स्टार्ट देखकर हमें कमाल हो जाता है। तो ये तीसरा, इसीलिए पराक्रम का भाव, इसका कारक कौन है? मंगल इसका कारक होता है। क्लियर हो गया? एंड थर्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग योर स्मॉल जर्नी, छोटी छोटी यात्राएं, इस प्रकार की चीज़ें बताता है। अब ये किसका घर है? ये है मिथुन। मिथुन का मालिक कौन है? बुध। हालांकि मैंने पहले आपको बताया चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता है। क्लियर? चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं, लेकिन कई बार क्या है, सामने वाला इनको उस नज़र से नहीं देख रहे। जैसे बुध और चंद्रमा में एक तनातनी कहाँ नज़र आती है? बुध कहता है कि भाई ही इज़ माई फादर बट ही इज़ नॉट सो फेथफुल। क्लियर हो गया? या कह सकते हैं इनके करेक्टर पर वो उंगली उठाते हैं। क्लियर हो गया? बुध तो वो हैं उनके पिता। क्लियर हो गया? जैसे आपने तारा देवी की कथा पढ़ी होंगी, तो उसमें बृहस्पति और चंद्रमा को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया था। तो बुध इनके पुत्र होकर भी इनको डिनाई करते हैं। क्लियर हो गया? इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो वो कुछ चीज़ें यहाँ दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव एंगल लेकर चलना है, बट नेगेटिवली भी वो थोड़ा सा ध्यान रखना है वो क्या चीज़ कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, अब इसमें देखिए, अगर यहाँ बैठते मिथुन राशि व्यक्ति की होगी, तो मिथुन राशि के व्यक्ति में क्या है, बृहस्पति बुध का रोमांटिक फेस भी नजर आएगा, और चंद्रमा बुध के उस घर में बैठा हुआ है। क्लियर होगा? तो कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है अपनों के साथ, क्योंकि देखिए ये यहाँ से अपने जो घर से 12वें बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया? अपने घर से 12 बैठा हुआ है। तो क्या है, ऐसे व्यक्ति को कहीं दूर यात्राएं करनी पड़ती हैं। क्लियर हो गया? 12 नंबर क्या बताता है आपके? फॉरेन लैंड यात्राएं करनी पड़ती हैं, यानी प्राय इससे दूर रहता है। तो इस प्रकार का वो एक डिस्प्यूट खड़ा कर रहा है, बिकॉज बुध भी इस प्रकार की डिजायर रखता है कि ये मेरे से, हालांकि देखो सॉफ्टनेस में बुध भी आपके चंद्रमा के जैसा ही है, सॉफ्ट भी वैसे, बुद्धिमानी में वो बृहस्पति के जैसा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो काट करते हैं थोड़ी सी चंद्रमा की, कौन? बुध। तो इस कारण से वो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। बट अगर हम पॉजिटिव एंगल को यहाँ पर एक्टिवेट करें तो क्या होता है, हालांकि पराक्रम में जब बात आती है तो प्राय पराक्रम एक मैलेफिक चीज़ होती है। तो वो पराक्रम तो हमें नज़र नहीं आएगा कि भाई चीज़ों को एकदम लीड करने के लिए तैयार रहेगा या ओवरऑल रिजल्ट तक वो पहुंच ही जाएगा, इस प्रकार का पराक्रम तो नहीं। अगर चंद्रमा कहीं यहाँ बैठ जाते तो वो पराक्रम आपको दिखाई देता, बट चंद्रमा अभी बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, और वो जहाँ बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, वो राशि भी प्रायः जंग या ऐसे कंधे उठाकर चलने पर विश्वास नहीं करता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार का पराक्रम, हाँ, लेकिन जो भाई बहनों के साथ संबंध है वो आपके सॉफ्ट रहेंगे। क्लियर हो गया? उनमें प्रेम बना रहेगा। यहां से वो नजर मार रहे हैं अपने से 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये किसका घर है? ये माना जाता है आपके धर्म का, आपके नैतिकता का, आपके पिता का घर भी माना जाता है। और ये घर है वैसे धनु राशि के स्वामी बृहस्पति। तो धनु राशि पे वो जब नजर मारते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा ये तय कर देते हैं कि आपके पिता के साथ जो संबंध होंगे वो, अब इसमें देखिए नजर तय क्या करता है और राशि क्या तय करती है। राशि ही वो तय करती है मेन, लेकिन इसमें एक मसाला ऐड हो गया, अब चंद्रमा के नेचर का मसाला ऐड हो गया। तो उसको थोड़ा समझिए, अभी हमने जो बनाया था, अभी हमने मीठा डाला था, फिर मीठा में आनंद नहीं आ रहा था, थोड़ा हमने नमक डाल दिया, हमने थोड़ा ये डाल दिया। तो वो उस प्रकार से मेन जो है हमारा जो हाउस है वो बृहस्पति के जो एग्रेशन रूप को, क्षत्रिय रूप को बताता है। लेकिन उसमें चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है? सॉफ्ट, पोलाइट, ब्यूटीफुल, कूल, ये सब चीज़ें वहाँ ऐड कर रहा है वो। तो उस व्यक्तित्व को, आपके पिता को शांति मिलती है। आपके जब कभी भाई बहन इकट्ठे होते हैं,
क्लियर हो गया? तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं आपके पिता भी, अपने स्वभाव से हटकर भी वो बर्ताव करते हैं आपके साथ। क्लियर हो गया? एकदम हृदय से खुलकर आपके साथ वो रिएक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? तो कई बार जैसे क्या होता है कि हमारे फादर साहब हमारे साथ कम ही बैठते हैं, कब बोलचाल तो, लेकिन कोई जब कोई इस प्रकार की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ सब घर के लोग भाई बहन इकट्ठे होते हैं, देन वो एक अलग रूप भी हमें दिखाते हैं। तो ये भी सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि कई बार क्या होता है फादर हंसी मजाक वाले तो हमेशा हंसी मजाक वाले रहते हैं, बट कई समटाइम क्या होता है हंसी मजाक वाले नहीं है, बट कई बार ऐसा वो रिएक्ट करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी आप यहाँ से डिकोड करेंगे। और ये घर के साथ भी आपको रिलेट करना है। थोड़ा सा नेगेटिवली क्या है, घर से दूर यात्राएं करते रहता है। हालांकि वो यात्राएं नेगेटिवली एंगल में नहीं लेनी है, उसको पॉजिटिव एंगल में लेनी, लेकिन एक प्रकार से ये चीज़ तो आपने तय कर दी कि आपके भवन से आपको वो प्रायः दूर रखता है। क्लियर? एंड फोर्थ इज व्हाट? फोर्थ इज योर मदर हाउस। क्लियर? तो मदर हाउस अपने घर में नहीं है। क्लियर हो गया? और या अपने से 12 है। क्लियर हो गया? अब अपने से 12 नंबर प्राय व्यय दिखाता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं चंद्रमा का कोई बहुत बड़ा बैर तो है नहीं कि चंद्रमा बैर करता हो। हाँ, बुध उनके प्रति थोड़ा हेट जरूर करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि माँ जो है, माँ आपके बनाए हुए घर में नहीं रहेंगे, उनसे दूर रहेंगे। क्लियर? तो ये भी हम यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वो राशि तय करता है, और राशि और लग्न मिलाकर हम व्यक्तित्व को काफ़ी हद तक जज कर सकते हैं कि ये व्यक्ति, अब जैसे हम मान लीजिए ये हमने क्या तय किया, मेष लग्न यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जो वो सोचता है वो मंगल की तरह, मिथुन राशि और उसका जो आउटर लुक लोगों को प्राय लगता है यार ये सबके साथ बनाकर चलता है। बुध इज व्हाट? बुध इज नियर टू सन। और बुध का कौन सा फेस? बुध का मैथुन वाला फेस, या बुध का प्रेम वाला फेस, या बुध का रोमांटिक फेस। तो नियर टू सन रहते हैं ऐसे व्यक्ति, प्राय बड़े लोगों के साथ बनाकर ही रखते हैं, डिस्प्यूट करना कम ही पसंद करते हैं। लेकिन क्लियर? लेकिन जो ये वाली बात बोली आपको कि किसी कारणवश आप यात्रा में रहते हैं और माँ से दूर रहते हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ से सिग्निफाई की जा सकती हैं। क्लियर हो गया? वो क्यों हमने ऐसा बात बताया? बिकॉज बुध के हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा को प्रॉब्लम नहीं है, बुध प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ये भी बात याद रखिएगा कि ये डिफरेंट राशियों के लिए डिफरेंट स्वरूप दिखा सकते हैं। जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सूर्य भी जैसे ये मकर में और कुंभ में अलग अलग प्रकार से बर्ताव करते हैं, जबकि दोनों के मालिक शनि ही हैं। क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं, चंद्रमा अगर हमारी कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आ जाते हैं चौथे घर में, क्लियर, फोर्थ हाउस में आ जाते हैं, तो किस प्रकार का हमारे जीवन में ये फल देंगे हमें? तो चौथा भाव यहाँ से गिनते 1 2 3 4। चौथा भाव किसका है? हमारे सुख का, हमारे माता का, हमारे वाहन का, और हमारे इंटरेस्ट का भी भाव कहा जाता है। हमारा कोर इंटरेस्ट कैसा है, क्या चीज़ हमें जीवन में पढ़ना सुनना अच्छा लगता है, ये तय करता है। अब क्योंकि ये घर का मालिक ही चंद्रमा है, तो आपका इंटरेस्ट, फोर्थ इज व्हाट? फोर्थ इज कैंसर, कर्क, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं। इनकी जो इंटरेस्ट है ये चीज़ों को एकदम क्या, जैसे इनके घर की बात करेंगे तो अपने घर में सुरक्षा के साधन सारे लाने का, जोड़ने का प्रयास करेंगे। इनके घर को सेध कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे घर को हम कह सकते हैं कि अलार्म से सुरक्षित, बर्गलर अलार्म से सुरक्षित, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं ये लोग। फायर अलार्म, बर्गलर अलार्म, स्मोक अलार्म ध्यान रखते हैं, बिकॉज जो कर्क है ही इज़ वेरी वेरी प्रोटेक्टिव। और कहाँ प्रोटेक्टिव ज़्यादा दिखाता है? फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। घर पर कोई आँच आती है तो ये अपने एग्रेशन को भी शो करता है। हालांकि कर्क बहुत कूल शांत राशि, आपको देखने में ऐसा लगता है केकड़ा, आपने देखा हो अगर कि यार ये तो हमला है, बट वो वैसे बहुत शांत होता है। लेकिन घर को बचाने के लिए वो अपने दांतों का इस्तेमाल भी करने से नहीं चूकता है। तो याद रखना है, कर्क राशि को बहुत ही ठंडा माना जाता है, लेकिन घर को बचाने के लिए वो अपने दांत उठा सकता है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है। बट चाहे कुछ भी हो, कर्क ज़्यादा देर तक अपने पास
क्रोध को नहीं रख सकता है। जैसे प्राय हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इस प्रकार से हम ब्रह्मा शिवा एंड दिस इज विष्णु। क्लियर? तो जैसे 4 8 12 मोक्षा है, तो वो किस प्रकार का मोक्ष है? दिस इज ब्रह्म एंड दिस इज महेशा या शिवा एंड दिस इज विष्णु। याद रखिएगा, विष्णु पालन करता है, लेकिन जो विष्णु का स्वरूप है वो पूरी तरह से जीवन में जो सब कुछ छोड़ देता है उसी को विष्णु मिलता है। क्लियर होगा? विष्णु एक्सट्रीम आप जब उस चीज तक पहुंचेगी, जैसे कई बार भागवत ग्रंथों में ऐसी कहानियां आती हैं कि भाई भगवान शिव के कहने पर उन्होंने आराधना की और विष्णु को पा लिया। विष्णु को पाना के लिए हमें अपने जीवन में सब कुछ त्यागना पड़ता है। और जो शिवा है, शिवा स्वयं कैसे हैं? फक्कड़ और एक अघोरी का रूप लेकर चलते हैं, लेकिन ये आपको सारे सांसारिक सुख देकर, यानी क्योंकि तमस के देवता भी माने जाते हैं शिवा, तामसिक रूप है, तो वो उन सांसारिक चीजों से आपको मोक्षा की तरफ लेकर जा सकते हैं। एंड ब्रह्मा इज व्हाट? ब्रह्मा इज राजसी। क्लियर हो गया? तो अगर आपके मोक्ष के लिए 4th हाउस रिस्पॉन्सिबल, देन आप उसको पाएंगे किसके थ्रू? आप मैंने अगर 8th का है तो गलत है, 7, ये 7वां घर माना जाएगा शिवा का। 4था घर ब्रह्मा, शिवा और ये विष्णु। क्लियर होगा? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को जब कोई कहता है कि सर मेरे कुंडली में 4था घर इज आल्सो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मोक्ष की बात कर रहा है, तो ये व्यक्ति राजसी होकर ईश्वर को पाने का प्रयास करेगा और वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा अगर इस हाउस का मालिक यहाँ है, इस घर पर अच्छे बुद्धिमान ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। क्लियर हो गया? और अब जैसे मान लीजिए इनका कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है, 7वां 8वें का कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है और 7वें का कोई ग्रह एक्सेल्ड में है, तो ये शिवा तामसिक होकर ईश्वर को पालेगा। एंड अगर 12वां घर बहुत अच्छी स्थिति में है तो वो पूरी तरह सात्विक होकर ईश्वर को पाएगा और उसके लिए वो कष्टों से भी परहेज नहीं करेगा। क्लियर होगा? तो मोक्षा इज फाइनल डेस्टिनेशन। इसको डिकोड करना भी बहुत टफ है। कोई ये कह दे कि यार जैसे हम अगर बात करते हैं, जैसे सुदामा, भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा, उनका जीवन का एक फेज कैसा बीता आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब हर तरह से, मतलब स्वाभिमान रहा हमेशा, लेकिन अन्न पानी की कमी से ग्रसित रहे वो। उन्होंने कभी किसी से लेना, पराधीनता ऐसे स्वीकार नहीं की। लेकिन जब विष्णु ने सारे परीक्षा उनको पास कर गए, विष्णु की सारी परीक्षाएं पास कर गए सुदामा, तो फिर डायरेक्टली ना सिर्फ उनको वैभव मिला, वो मोक्ष के भी अधिकारी हो गए। तो इस प्रकार से विष्णु जो है अपनी जो उनके स्टेज हैं वेरीफाई करने की, ये सबसे ज़्यादा हाई लेवल की वेरिफिकेशन करते हैं। क्लियर हो गया? कि भाई अब इसको मैंने ऐसा पास कर दिया है कि कहीं भी ये फेल होने वाला, कहीं भी भेज दो उसको। तो इस प्रकार की एग्जामिनेशन में विष्णु की मास्टरी है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रहे। अब हमें ये बात कर रहा था मोक्षा एंड आल्सो ब्रह्मा रिलेटेड। तो ऐसे व्यक्ति राजसी रहने का प्रयास करते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ गुरु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, एक बात याद रखिए, जब कभी मोक्षा की बात करते हैं तो मोक्ष में किसी ग्रह का डेबिलिटेटेड होना अच्छा माना जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? कि मोक्षा इज नॉट दिस धम्म अहंकार, मोक्षा इज व्हाट? विनम्र, शांति। तो इस प्रकार की चीजें जहां मोक्षा के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। क्लियर हो गया? अब जब मैं नीच की बात कर रहा हूं तो आपको नीच भंग राजयोग भी फायदा करेगा, बट एक्सेल्ड होना यहां पर थोड़ा नुकसान कर सकता है, बिकॉज वो उस चीज को फिर स्वाभिमान से जीतने का प्रयास करेगा, अहंकार से जीतने का प्रयास करेगा, एंड वेरी वेरी टफ। मोक्ष में जहां भी अहम आ गया, मोक्ष का रास्ता फिर मतलब आपको अभी काफ़ी इंतज़ार करना है। तो किसी भी महापुरुषों की कुंडली में अगर आप देखेंगे, लग्न कुंडली देखें या आप और अलग अलग डिविजनल चार्ट्स में पाएंगे, तो अगर उनके मोक्ष कारक जो हाउसेस हैं वो कोई ग्रह वहाँ बैठा है डेबिलिटेटेड होकर, नीच का होकर, वो फायदा करेगा बजाय कि नुकसान करने की। क्लियर हो गया? बिकॉज मोक्ष इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ कह सकते हैं आप, इज नॉट रिलेटेड विद द एग्रेशन
और डोमिनेट, ये सब चीज़ों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। वो तो जब त्याग देंगे, जब सब कुछ छोड़ देंगे, आप पूरी तरह जब विनम्र हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको अचीव कर पाएंगे। क्लियर हो गया? देन ऐसे व्यक्ति, अगर 4th हाउस इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, अभी भी बहुत अच्छा माना जा रहा है, आपको मेष और आपको कर्क दोनों की मदद मिलने वाली है। यू आर वेरी एग्रेसिव एज वेल एज पोलाइट। कमाल का कॉम्बिनेशन है। और ऐसा कहा जाता है जो मेष लग्न उस समय चल रहा था जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसीलिए काल पुरुष की कुंडली को भी मेष लग्न से रिप्रेजेंट करा जाता है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रमा उस समय स्वग्रही रहे होंगे। तो ये इज ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन, मेष लग्न एंड कर्क राशि इस बहुत अच्छा है कि भाई आपके पास अग्नि भी है और आपके पास जल भी है। और आपको पता है अग्नि और जल, अग्नि को कौन काबू कर सकता है? जल ही काबू कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ये अपने संवाद में अगर सामने वाला एग्रेशन भी लाता है तो उस अग्नि को दबा सकते हैं। हर बार फायर को फायर से रोक पाना बड़ा कठिन हो जाता है। कई बार फायर को फायर से रोकने के लिए वो एक्सप्लोजिव हो जाता है, विस्फोटक हो जाता है, लेकिन ये सामने वाले की फायर को अपने वाटर से रोक सकते हैं। और यही ये काम करने में सक्षम हो सकते हैं और नहीं। कारण क्योंकि ये बीच में फायर एलिमेंट का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर सामने वाला फायर करने पे रुकता नहीं तो फायर एंड देन फाइनली गोज टू वाटर। अग्नि को शांत करने का काम ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर चंद्रमा आपको क्या दिलाएगा? आपको घर का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख और आपके कोर इंटरेस्ट को भी इससे रिलेट कर देगा। चंद्रमा इज व्हाट? चंद्रमा का जो कभी कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो चंद्रमा तो बहुत वर्सेटाइल, आपको पता है। चंद्रमा, हालांकि कुछ फेवरेट चीज़ें हैं चंद्रमा को जो लाइक हैं, जैसे कोई जल तत्व, ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के आसपास कोई जल रखना, पानी रखना, मछलियाँ रखना, एक्वेरियम रखना बड़ा अच्छा लगता है। जल तीर्थों की यात्रा कर, जहाँ मतलब यहाँ जल पानी होगा, ऐसे लोगों को वो बहुत लाइक करे, बहुत अच्छा उनको लगेगा। क्लियर होगा? और क्योंकि ये मेष लग्न भी है तो वो उस चीज़ को भी अपने घर में लाने का बिल्कुल, तो उनके घर को देखकर आपको लगेगा कि यार इन्होंने जल तत्व और अग्नि तत्व को मिलाने का काम किया है। क्लियर हो गया? और अगर आप संसार को, ईश्वर को पाना चाहते हैं तो तत्वों के मिलन पर बात करनी होगी, तत्वों को अलग करने पर बात नहीं करनी होगी। कोई एक व्यक्ति, देखिए जैसे मैंने बोला, एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं होता है बस। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखिएगा। कई बार कहता है यार ये पूरी तरह अग्नि तत्व है, इसमें राशि भी अग्नि और इसका लगन भी अग्नि, वो भी गुड है। क्लियर हो गया भाई? क्योंकि सारे प्रोफेशन एक जैसे तो नहीं हो सकते ना भाई। कोई कमांडर इन चीफ है, कोई किंग है, कोई क्वीन है, सब अलग अलग हैं। कहते भाई नहीं सब ऐसे हो जाए तो फिर, इसलिए हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, रिगार्ड करनी है, तब कोई कंक्लूजन करना है। यहाँ से वो नज़र मार रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र में, तो आपके कर्म क्षेत्र में भी चाहे यहाँ कोई भी प्लैनेट बैठा है, लेकिन चंद्रमा की नज़र डालना उनको शांत रखता है, ठंडा रखता है। माता के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। क्लियर हो गया? और चंद्रमा यहाँ से नज़र आपके पिता के भाव में भी डाल रहे हैं, मतलब समटाइम इट इज़ रिलेटेड विद द फादर आल्सो। क्लियर हो गया? हालांकि हम 9 को मानते हैं, लेकिन जैसे हमने 4 और 5 को मिलाकर एजुकेशन देखते हैं या सर्टिफिकेशन, इसी प्रकार से 9 और 10 को मिलाकर ही हम फादर और फादर के साथ संबंध या गेन्स को देखते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार की भी चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं मेष लग्न के 5वें भाव में अगर चंद्रमा चले जाते हैं तो किस प्रकार का ये हमें स्वभाव देंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो 5वां भाव किसका है? 1 2 3 4 5। 5वां भाव है हमारे एजुकेशन सर्टिफिकेशन का, हमारे विद्या भाव जिसको कहते हैं, और ये हमारा संतान पक्ष को, हमारे फैन फॉलोइंग और सडन गेन, हमारा रोमांस, ये भी बताता है। अब ये राशि किसकी है? सूर्य की राशि। और सूर्य और चंद्र की बहुत अच्छी मैत्री है। दे आर फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट फ्रेंड्स, या कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड। क्लियर? लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सूर्य जो है, सूर्य का जो नेचर है वो चंद्रमा को यहाँ पर अपने स्वभाव से विपरीत मैनेज करने का प्रयास करना पड़ता है। तो जब कभी आप ये देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो हम ये कहेंगे उस व्यक्ति का लग्न जो है मेष लग्न है और जो उसकी राशि है वो सिंह राशि है। तो सिंह वाली चीज़ ही ज़्यादा डोमिनेट कर रही है अभी। क्लियर हो गया? सिंह वाली चीज़ डोमिनेट कर रही है।
क्लियर होगा। सिंह राशि भी एक अग्नि तत्व है और ये भी अग्नि तत्व है, तो वो सामने आ रही है अब सामने। और अपने से दूसरा का मतलब क्या होता है? 2 नंबर आपका धन, कुटुंब, वाणी, इस प्रकार रिसोर्सेज। तो मतलब क्या, आपके घर से आपको गेन होगा, आपको कौन, या आपके घर से आपको सुख होगा, किसके होने के बाद ज़्यादा होगा? संतान होने के बाद ज़्यादा होगा, उससे गेन भी बढ़ेंगे, घर वाले गेन, या घर में बढ़ोतरी होगी। क्लियर हो गया। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि चंद्रमा अपनी नज़र मार रहा है 7वीं नज़र 11वें भाव में। हालांकि 11वां भाव जो है उसका लॉर्ड कौन है? शनि। और शनि चंद्रमा को अपने लिए इतना कंफर्टेबल नहीं मानते हैं, बट मैंने बोला ना, चंद्रमा किसी की शत्रुता नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया। तो अब 11th हाउस में वैसे भी कोई ग्रह होना या उसकी दृष्टि होना अच्छा माना जाता है, गेन। तो वो इससे भी गेन दिलाएगा, और इससे किस प्रकार की गेन दिलाएगा? अब चंद्रमा वो फायर एलिमेंट वाली चीज़ों को अपने थ्रू ट्रांसफर कर रहा है 11th हाउस में। क्लियर। तो ये कहेंगे एजुकेशन से गेन। किस प्रकार का गेन? ये किस प्रकार की एजुकेशन? दिस इज टाइप ऑफ एक रॉयल डिग्री कोर्स, इस प्रकार का आपने जो भी किया है, इट इज समवेट रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट। क्लियर हो गया। उससे आपने संबंधित कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है, और वो क्योंकि चंद्रमा उन चीज़ों को एक और ठंडा लुक दे देता है। क्लियर हो गया। एक अग्नि तत्व में एक जल तत्व ऐड कर देता है, और उसके बाद उसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों से आपको गेन मिलने वाला है। तो जब आप किसी कुंडली देखेंगे तो ये शब्द आपको बहुत मदद करेंगे। क्लियर हो गया। किसी भी कुंडली देखें आप, देखिए कुंडली देखने वाले सेक्शन में तो अभी हम बाद में जाएंगे, लेकिन जब हम खाली लग्नों के अलग अलग भावों में ग्रह की बात कर रहे हैं, तो इन शब्दों को पिक करना बहुत जरूरी है, ताकि आप कंक्लूड कर पाएं, आप रिजल्टेंट तक पहुंच पाएं। क्लियर। तो इज वेरी वेरी गुड अगेन। एंड अपने से दूसरा बैठा है तो वो घर से गेन। क्लियर। इस प्रकार की चीजों को बढ़ा रहा है। नाउ अब हम चलते हैं, अगर हमारे मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न में चंद्रमा आ जाते हैं 6ठे भाव में, तो किस प्रकार का जीवन ये हमें देंगे, किस प्रकार का स्वभाव ये हमें देंगे, वो डिस्कस करते हैं। तो चंद्रमा जो है वो किस में आ गए? कन्या राशि में। और कन्या राशि के स्वामी कौन है? कन्या राशि के स्वामी है बुध। ये वाली राशि, कन्या राशि जो है वो थोड़ी सधी हुई राशि मानी जाती है, मेच्योर, बुद्धि, यहाँ पर बुद्धिमत्ता ज़्यादा दिखती है। कन्या का मतलब जब भी मैं कहूँगा तो कन्या इज नॉट रिलेटेड विद एनी वुमेन, इट इज़ कह सकते हैं आप वर्जिन गर्ल। एक कन्या लड़की है, एक जिसने अपने ब्रह्मचर्य को कभी भी भंग नहीं होने दिया, नियमों पर चलने वाली कन्या। क्लियर। वो ये बताता है। तो अब इसमें ये देखना है, ये हमारे कुंडली का 6th हाउस है। और 6th इज व्हाट? 6th इज योर एनिमी, जिसको रिपु भाव कहा जाता है। और इससे रोग भी देखे जाते हैं, रोगों से निवारण भी देखा जाता है। पालतू पशु हैं हमारे घर में, या पशुओं से भय है, वो देखा जाता है। और इससे हम नौकर चाकर भी देखते हैं। अब देखिए, अगर इन घरों में कोई ठंडे प्लैनेट या शांत स्वभाव ग्रह होते हैं या उनके मालिक होते हैं, तो प्रायः आपके जो नौकर चाकर हैं वो इतने भयभीत नहीं रहते आपसे। समझिए जरा बात को, भयभीत नहीं रहते हैं, मतलब इसका ये मतलब नहीं वो आपका प्रभाव नहीं रहता उनके ऊपर, इतने भयभीत नहीं रहते हैं। क्लियर। अब भयभीत नहीं रहते, लेकिन आपकी आज्ञा पालन होगी या नहीं होगी वो तय करेगा इसका मालिक बुध। अगर बुध मैलेफिक हो जाते हैं, थोड़े से मतलब स्वभाव में थोड़े कठोर हो जाते हैं, वो कब हो गए? जब बुध किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाते हैं। लाइक शनि उनके फ्रेंड है, उनके घर में उनके साथ बैठ जाएं। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ बैठ जाते हैं बुध, तो फिर वो अपने इस घर को मैलेफिक कर देंगे। याद रखिएगा, बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई वैसा नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई नेचर या नहीं है। हम जिसके साथ वो बैठते हैं उसके साथ वो हो जाते हैं। क्लियर। वैसे हो जाते हैं। तो अगर वो उनके साथ बैठे हैं तो फिर वो इस घर के भी मालिक कर देंगे, और इस घर का मालिक होना अच्छा माना जाएगा अगर वो 6, 8, 12 के लिए है तो।
क्लियर हो गया? क्योंकि एकदम ही कोई आपको शांत समझ ले तो रिपू एक्टिव हो सकते हैं, आपके जो शत्रु हैं आप पर भारी पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले आपको ये तय करना होगा कि इस घर का मालिक बेनिफिक है या मैलेफिक है। क्लियर हो गया? तो अगर वो बेनिफिक का मतलब वो हमें जैसे कहते हैं शांत ग्रह, शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह हिंदी में जिसको बोलते हैं, और जो मैलेफिक है यानी वो क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, ऐसे ग्रहों को हम मैलेफिक कहते हैं। तो प्राय जैसे शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, राहु हैं, केतु हैं, वो इन घर की लॉर्डशिप में बड़े एक्सीलेंट रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देते हैं। बट अब यहाँ पर चंद्रमा भी आ गए हैं, तो चंद्रमा आपके शत्रुओं के साथ टैकल करेगा नरमी के साथ। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए बुध मैलेफिक हो गया है, तो क्या होगा? है वो बहुत कड़क, क्योंकि बुध अब मैलेफिक हो गया है, तो रिजल्ट इज वेरी मैलेफिक। लेकिन चंद्रमा वहाँ बैठा है, तो शत्रुओं से भी बात करता है तो बड़ा पोलाइट होकर, बट उसके पास वो पावर है, तो ये ज़्यादा बैलेंस्ड कहा जा सकता है। बिकॉज इनमें अगर दोनों ही बेनिफिक हो जाएं तो कई बार हमें शत्रु ज़्यादा ही पोलाइट मान लेते हैं, इस कारण से हमें कुछ शत्रुओं से भय या कष्ट बना रहता है। क्लियर हो गया? तो इनमें थोड़ा सा मैलेफिक नेचर आना चाहिए, कहीं ना कहीं इनके लॉर्ड के ऊपर मैलेफिक इंप्रेशन अच्छा माना जाएगा। और यहाँ से वो नज़र मार रहे हैं 12वें भाव में, और 12वां भाव 1 2 3 4 5 6 अपने 7वें में 12वां भाव किस चीज़ का है? 12वां भाव हमारे व्यय भाव हैं, 12वां भाव फॉरेन लैंड है, 12वां भाव वो बातें जो अपनी छुपी हुई बातें वो है। याद रखिएगा, देखिए मान लीजिए कोई मेरी बातें छुपी सीक्रेट्स वो 8th हाउस से देखते हैं, लेकिन मेरी छुपी बातें जो दूसरा जानता है मेरे बारे में वो 12th हाउस से देखते हैं। तो वहाँ पर बृहस्पति के घर में नज़र मार रहे हैं चंद्रमा, और बृहस्पति का भी वो वाला घर जो चंद्रमा को ज़्यादा पसंद है। क्लियर हो गया? मीन जो राशि है, मीन राशि के स्वभाव को चंद्रमा ज़्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू धनु राशि, बिकॉज धनु का तत्व अग्नि तत्व है, इसका जल तत्व है, और चंद्रमा खुद एक जल तत्व प्लैनेट है। तो वो 12वें भाव से संबंधित पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने लाएंगे। क्लियर? व्यय कराएंगे, अच्छा व्यय कराएंगे। हम व्यय के नेचर को भी जान सकते हैं, जैसे बृहस्पति इसका स्वामी है, तो वो क्या कहता है, हालांकि बृहस्पति का ये थोड़ा सा रोमांटिक फेस कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बृहस्पति ही वो ग्रह है जिन्होंने शुक्र की नीतियों की नींव भी रखी। क्लियर? जब आप कभी पढ़ेंगे कभी डिटेल में तो आप जानेंगे कि जितने भी विद्या से संबंधित चीज़ें हैं उनका आधारभूत संबंध तो बृहस्पति से ही है। बृहस्पति ने इन सब चीज़ों को उनका बेस तैयार किया कि ताकि ये जितने भी डेमन्स हैं ये इसी चीज़ में फंसे रहें। संसार को जानो, इसमें आप आनंद लो, इनसे आप ये चीज़ निकालो, तो वो उसी में फंसे रहेंगे। तो वो वाला जो फेज़ है बृहस्पति का, मतलब बृहस्पति के पास तामसिक विद्या का ज्ञान भी है। क्लियर? तो याद रखिए जरा, मैं ये नहीं कह रहा कि बृहस्पति तामसिक है, लेकिन उनका ज्ञान, तो जो वो ज्ञान का वो वाला फेज़ है वो कहाँ झलकता है? कभी कभी मीन राशि में, कि उनको उन चीज़ों का भी, तो कह देते हैं कई बार मीन राशि को बृहस्पति का रोमांटिक फेज कह देते हैं। क्लियर? दैट्स वाई शुक्र को यहाँ बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, एक्सेल्ड कर जाते हैं शुक्र यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? बात को समझ रहे हैं आप? तो ऐसे ही किसी भी प्लैनेट के बारे में कोई एक बात कह देना, किसी भी हाउस के बारे में कोई एक बात कह देना, वो गलत हो जाएगा कि यार नहीं यार, कोई भी मैंने देखा कई बार कहता भाई दोनों का राशि स्वामी एक ही है तो दोनों एक ही जैसे बर्ताव, नहीं, बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट। क्लियर हो गया? जैसे वृश्चिक राशि, मेष राशि, दोनों के स्वामी मंगल है, बट वेरी डिफरेंट। चंद्रमा यहाँ बहुत कंफर्टेबल थे, चंद्रमा यहाँ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। क्लियर? और वो भी कब होते हैं वो भी आपको हम समझाएंगे, कब ज़्यादा कंफर्टेबल माने जाते हैं यहाँ पर। क्लियर? नाउ तो चंद्रमा उस रोमांटिक फेज को देख रहे हैं, तो लेकिन वो सात्विक हैं, खर्च करेंगे तो उसमें क्या झलकता है? दिखावा भी झलकेगा, लेकिन वो दिखावा यार अपने जो उनके खुद के संबंधी हैं, पत्नी के लिए, पति के लिए वो दिखावा होगा, संसार के लिए दिखावा नहीं होगा। तो वो खर्च, और लेकिन विद्या से संबंधित खर्च होगा, बुद्धिमानी से संबंधित खर्च होगा। क्लियर? और चंद्रमा की नज़र है तो वो खर्च को और बढ़ाते हैं, बट इसको नेगेटिव में क्यों नहीं ले रहे हम, उस खर्च को हम क्यों, वो हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बिकॉज ये इसके फ्रेंड है। तो वो व्यय अंततोगत्वा आपको फायदा ही देकर जाएगा।
नाउ इसमें ये भी आप इस चीज़ को यहाँ जान सकते हैं कि आपके जो मेडिसिन की जानकारी है आपको वो किस प्रकार की होगी। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है जल तत्व, और कन्या है, कन्या राशि भी आपको पता है वो वाटर साइन को पसंद करने वाली है। तो ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार की मेडिसिन, आयुर्वेद का जो ड्रिंक वाला पार्ट है इस प्रकार की मेडिसिन उनको पसंद होती है। उनका ज्ञान भी उनको अच्छा खासा होता है। क्लियर हो गया? तो ये बात ध्यान रखनी है। जैसे एलोवेरा चीज़ें, ये सब चीज़ें वो ड्रिंक करना पसंद भी करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कन्या राशि स्पेशली कब? जब वो मेष लग्न के छठे भाव में स्थित है। तो ये लग्न के हिसाब से राशि पर चलना है आपको। अगर आपको अपनी राशि जाननी है तो याद रखिए, राशि को जानने के लिए लग्न को जानना भी जरूरी होगा। नाउ गोज टू नंबर 7। तो मेष लग्न के अब हम चलते हैं 7वें भाव में। यहां आ गए चंद्रमा। तो ये तय है कि व्यक्ति की राशि क्या है। व्यक्ति की राशि हो गई 7वें नंबर की राशि कौन सी है? तुला राशि। क्लियर? तुला राशि है, लग्न क्या है? मेष लग्न। तो उसके जीवन में मंगल का और शुक्र का प्रभाव, ये दो मालिक हो गए, लग्न और राशि। राशि सांसारिक व्यक्ति जिसको प्रथम दृष्टा ऐसा लगता है इसका जीवन ऐसा होगा। क्लियर? और लग्न उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो कभी कभी दिखाई देता है, जो हाइड कर रखता है प्राय। नो, अपने से 7वें बैठे हैं वो, और अब फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। अभी शुक्र का घर है। शुक्र के इस रूप को चंद्रमा पसंद करते हैं। और ये जो तुला का साइन है, तुला का लिब्रा का साइन है, ये क्या है? क्योंकि ये एग्रीमेंट वाली बात है। तो एग्रीमेंट इन लोगों के अच्छे चलेंगे, और उन एग्रीमेंट में अब इट इज़ आल्सो एग्रीमेंट एंड इट इज़ आल्सो योर पार्टनरशिप, नॉट पार्टनरशिप, इट इज़ योर लाइफ पार्टनर, जीवन का संगनी कह सकते हैं आप उसको। तो ये क्या है, खाली पार्टनरशिप में आप ये नाप तोल करेंगे तो नहीं चलेगा। उसको समझिए जरा बात को। इस पार्टनरशिप में एक प्रेम भी है, और वो प्रेम पति या पत्नी के लिए है, और उसके लिए चंद्रमा अगर मन का कारक यहाँ बैठा हुआ है तो फिर कहना ही क्या। क्लियर हो गया? तो आप चंद्रमा अगर स्वयं यहाँ बैठे हैं तो आपके सोच विचार मन में इस भाव का एक्टिव रहना लाजमी है। जैसे चंद्रमा कहीं भी बैठता तो उसका मन जो है प्राय उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। क्लियर हो गया? जब जैसे मान लीजिए मंगल है, मंगल जहाँ बैठेगा तो वो भी विचारणीय रहेगा, और चंद्रमा जहाँ बैठा वो भी विचारणीय, क्योंकि लेकिन मन पर ज़्यादा प्रभाव किसका है? चंद्रमा का है। तो वो फिर इसी भाव के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मतलब हाँ, मैं इसके सुख को कैसे बढ़ाऊं। क्लियर हो गया? यानी बॉडी के इस पार्ट के सुख को कैसे बढ़ाऊं, और मेरा पार्टनर जो है वो कैसा होगा, वो इसी विचार में ज़्यादा रहता है। और यहाँ से वो नज़र मार रहा है अपने, तो अपनी पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करने का इसके लिए प्रयास करता है। क्लियर हो गया? इसके लिए प्रयास करता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नहीं बैठा है। क्लियर हो गया? जैसे मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा है तो बस वो अपनी पर्सनैलिटी को बनाकर रखता है। वो अपने आप 7वां उसको देख रहा है नहीं देख रहा वो अलग बात है। लेकिन अब ये व्यक्ति, इस प्रकार का जातक, इसके लिए यानी अपने पार्टनर के लिए अपने आप को बनाकर रखता है। क्लियर? तो ये कह सकते हैं कि इनके पार्टनर जीवन में आने के बाद ये थोड़े से ज़्यादा जमा घटा में अच्छे हो सकते हैं। ठीक है? डील वगैरह में अच्छे हो सकते हैं ये। और मतलब ये लकी है इस चीज़ के लिए, 7th हाउस को एक्टिव करने के लिए बहुत लकी हैं। और अपने घर, अपना घर यानी चंद्रमा का खुद का घर, अपने घर से 1 2 3 4, अपने घर से चौथे बैठे हैं, और सुख 4 इज व्हाट? 4 इज अगेन सुख। तो घर से सुख मिलेगा। क्लियर? घर से सुख मिलेगा, और किसके आने के बाद अधिक? पत्नी के या पति के आने के बाद। और ये एक बात भी बताता है कि योर मदर इज वेरी क्लोज टू योर पार्टनर। आपके पति या पत्नी के बहुत नज़दीक होगी आपकी माँ, बिकॉज ये माँ का भी कारक है। तो माँ का जो चंद्रमा कारक है वो आपके पत्नी के घर में बैठा है। तो हो सकता है आप उनको अधिक समय ना देते हो, लेकिन वो उनको बहुत अधिक समय देते हैं। इसमें जनरली हम ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये जो भी व्यक्तित्व होंगे वो अपनी सास के साथ ही रहते होंगे,
और वो हाउसवाइफ होने के भी चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर वो कोई होम बिजनेस करते भी हैं तभी भी वो अपने सासू माँ को साथ लेकर चलते हैं। क्लियर? तो इसमें एक बहुत अच्छी सिमेट्री दिखाई देती है, यानी मदर इन लॉ एज वेल एज जो आपका पार्टनर है उसके साथ बड़ी अच्छी सिमेट्री नज़र आती है। सासू माँ के साथ जो संबंध होते हैं बहू सास के, प्राय वो मतलब जो चलन में आता है कि नहीं यार, जहाँ ये शब्द आता है तो वो थोड़ा सा चीज़ों में कड़वाहट का काम करता है, लेकिन यहाँ पर इज़ वेरी वेरी गुड। क्लियर? तो ये होगा ही होगा। और जब कभी भी आप चंद्रमा को विशेषता देखेंगे तो ये जरूर देखिएगा कि इन जैसे घरों में जिसका नेचर फीमेलिक है। क्लियर? तो अगर यहाँ फीमेलिक है तो अगर ये अपनी डिग्री को बढ़ाएंगे भी तो कोई नुकसान होने वाला यहाँ नहीं है। क्लियर होगा? यहाँ पर अगर तो दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा। ये दोनों के लिए अच्छा, मतलब पार्टनरशिप डील में भी अच्छा होगा और आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी अच्छा होगा। क्लियर? लेकिन कहीं कहीं जगह पर हालांकि चंद्रमा को, क्योंकि वो खुद एक फीमेलिक नेचर है, उसको अगर कम डिग्री का ना ही हो तो अच्छा होता है। बट मैंने बोला ना, कम डिग्री वाला यानी बालक, और बालक को देखकर भी आपको एक शांति मिलती है। घर में छोटे बालक घूम रहे होते हैं, उनको देखकर, चाहे उनका कोई भी इंपॉर्टेंस ना हो, उनके पास कोई बुद्धि ना हो, लेकिन उनको देखते आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए इसकी डिग्री यहाँ कम भी है तो आप उस पार्टनर को देखकर कुछ इस प्रकार का, भाई जैसे छोटे बच्चे को देखकर, तो बचपने की तरह आप कई बार हरकत करते हैं, लेकिन इट इज़ गुड एज वेल। क्लियर होगा? तो कई लोग कह देते हैं कि यार कम डिग्री है भाई, तेरा तो 2 डिग्री है, मृत है, ज़्यादा डिग्री है, ये सब नॉनसेंस है। इस प्रकार की चीज़ों पर आप ना ही पढ़ें। आप खुद बताएं, किसी ग्रह का मृत हो जाना, क्या ये रिलेवेंसी नज़र आती है आपको? ये आप पैदा हुए हैं, कोई प्लैनेट वहाँ है और कह रहे हैं 29.9 पर है, उसकी इंपॉर्टेंस को आप डिनाई कर, वो है नहीं वहाँ पर, ऐसा ट्रीट करो आप। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? आप मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह के इंपॉर्टेंस को ही डिनाई कर रहे हैं। मतलब आप किसी ग्रह के मालिक को ही खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने डिकोड नहीं करा अच्छे से, आप इसको समझें। डिनाई कर रहे हैं मतलब क्या? किसी वृद्ध व्यक्ति को किस पर्टिकुलर जगह पर, जब वो हमें कुछ फिजिकली हेल्प नहीं कर सकता है, बट वो हमें मोटिवेशन हेल्प कर सकता है, वो हमें सजेशन हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट वो लोग ज़्यादा बढ़िया सजेशन दे सकते हैं। तो वो आपको समझना था कि आपको सजेशन कहाँ अच्छा चाहिए था। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना आपको किस प्रकार की चीज़ें कहाँ बढ़िया काम कर रही हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा कम डिग्री का हो जाता है, तो कम डिग्री का मतलब इसके जो आवाज़ का कमांड है वो उसके पास नहीं रहता है। क्लियर? और अगर ये बहुत ज़्यादा डिग्री का हो जाता है, स्पेशली थोड़ा सौम्य ग्रह अगर यहाँ पर ज़्यादा डिग्री का हो जाता है, तो फिर वो बहुत मैच्योर होगा। बिकॉज यहाँ पर तो वाणी का ही काम है, फिजिकली वक्त तो कहाँ है कुछ ऐसा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हर बार आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट कई लोगों को जीवन में सबका रूप अलग अलग है। कई लोगों को मैच्योरिटी ज़्यादा पसंद है, कई लोगों को थोड़ा छिछोरापन ज़्यादा पसंद है, बाल रूप पसंद है। ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में भी हैं। नो, हम चलते हैं अब मेष लग्न के 8th हाउस में, अष्टम भाव में, और इसमें अगर चंद्रमा बैठ जाते तो किस प्रकार से क्या रिजल्ट हमें यहाँ मिलने वाला है। यहाँ से गिनेंगे तो 8वें घर पे चंद्रमा बैठे। अब ये कौन सी राशि है? ये वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है या तो एक्सट्रीम लवर या एक्सट्रीम हेटर यहाँ तक आपको लेकर जाते हैं। मतलब अगर जिस भी व्यक्ति की मेष लग्न में वृश्चिक राशि आ रही है, प्लीज़ इसको पॉजिटिवली देखिएगा। आप किसी को प्रेम करते हैं, चंद्रमा मंगल अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा अच्छी डिग्री में है, तो एक्सट्रीम पर जाते हैं। मंगल कहीं नीच के होकर बैठे हुए हैं, डेबिलिटेटेड हैं, वर्स्ट कंडीशन में कहीं इफेक्टेड है उसको, फिर केतु को इसका लॉर्ड मानना पड़ेगा। और केतु लॉर्ड अगर इसका बनता है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष के नज़दीक है, देन एक विवाद को जन्म देगा, और ये विवाद आपको मेंटली टॉर्चर कर सकता है। आप एक्सट्रीम हेट करने का काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति कई बार ट्रेंड से एकदम अलग चले जाते हैं, वो ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मैं मतलब कुछ शब्द हैं उनको उपयोग यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, बट कई मैंने ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जहाँ पर ये विरोधाभास हमें एक्सट्रीम हेटर तक पहुँचा देता है।
मरने मारने तक व्यक्ति उतारू हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन इट इज वेरी वेरी स्पेशल केस। कब? चंद्रमा यहां बैठे हैं, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है, मंगल वर्स्ट इफेक्टेड है, तो लॉर्डशिप केतु के पास जा चुकी है। केतु क्योंकि वेल प्लेस्ड है, और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का क्योंकि वो एक शुभ ग्रह माना जाता है, सौम्य माना जाएगा, और केतु जो है वो उनको हम जैसे पाप ग्रह मानते हैं। तो जब उनका हिसाब किताब बनता है तो फिर बुद्धि में धुआं छा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये नेगेटिवली काम कर सकता है। क्लियर हो गया? और इसमें इस घर को भी पॉजिटिवली और नेगेटिव, लेकिन हाँ एक प्रथम दृष्टा भी अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव इमेज तो समटाइम देखते हैं, स्पेशली 8th हाउस में। हो सकता था ये ग्रह कहीं और चले जाते तो वो मैनेजेबल हो जाता। अब स्पेशली 8th हाउस में वो जा रहा है, एंड 8th हाउस इज व्हाट? अकल्ट, तांत्रिक, भूत प्रेत पिशाच, इन सब चीज़ों के लिए भी वो जाता है अगर वो व्यक्ति और वो बहुत प्रभावित होता है ऐसे व्यक्ति। मतलब अगर केतु और चंद्रमा की तनातनी चल रही है, यानी केतु उसको वहां लेकर जाना चाहता है जहां चंद्रमा नहीं जाना चाहता, देन एक विरोधाभास होता है। क्लियर हो गया? तो ऐसा व्यक्ति मतलब उसको बहुत ज़्यादा सहारे की आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को गुरु अगर ना हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भटक सकता है। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखनी है। और ये ससुराल पक्ष को, ननिहाल पक्ष को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के ससुराल पक्ष में भी इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। क्लियर हो गया? तो ये कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर फेवर करता है, मान लीजिए चंद्रमा केतु के जैसा हो जाता है, क्लियर, तो फिर वो आपको एक उससे संबंधित सिद्ध चीज़ दे देगा। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान देना, जैसे केतु यहाँ बैठ जाए तो वो आपको, क्योंकि केतु इज आल्सो प्लैनेट ऑफ मोक्षा। क्लियर? लेकिन ये बात तो तय है क्योंकि चंद्रमा केतु, चंद्रमा राहु एक प्रकार का ग्रहण की स्थिति भी पैदा करते हैं, तो वो बात तो तय है कि एक नेगेटिव फेज तो आपको झेलना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है। इससे वो नज़र जो मार रहे हैं वो अपने उच्च की नज़र है, लेकिन इन सब के बावजूद उसके जो कुटुंबी हैं उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, उसके कुटुंबी उसके साथ रहते हैं, उसको इनफैक्ट वो लोग गेन कराने में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो योर एसेट्स, योर धन भाव। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। अब अपने से 1 2 3 4 5, अपने से 5 पर चंद्रमा अगर वेल प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड यानी जैसे मान लीजिए इसके घर का मालिक जो है वो उच्च का होकर यहाँ जाता तो क्या होगा? फिर ये पॉजिटिवली चीजें घर से रिलेट करेगा, नहीं तो ये नेगेटिव। जैसे 1 2 3 4 5, 5 क्या है? विद्या, संतान। तो हो सकता है वो संतान के लिए, एंड दिस इज व्हाट? योर मदर, एंड दिस इज व्हाट? अकल्ट। तो संतान के लिए कुछ इस प्रकार के अकल्ट प्रयोग करें और उसमें आपकी माँ रिस्पॉन्सिबल हो, मदर रिस्पॉन्सिबल हो। क्लियर? कि भाई क्यों उसकी तरफ आप जा रहे हैं कि भाई मुझे संतान सुख चाहिए। क्लियर हो गया? और ये स्पेशली तब होता है जब इसका मालिक भी कहीं बेड पोजीशन में प्लेस्ड है। क्लियर हो गया? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि लिंकअप करने का काम 5th हाउस कर रहा है। तो जब कभी मैं कहेंगे लिंकअप करने का काम 5th हाउस कर रहा है, तो आपको 5वें घर के मालिक की कंडीशन को भी देखकर ये भविष्यवाणी पॉजिटिव या नेगेटिव करनी है। क्लियर हो गया? और अगर मैं कहता हूँ मान लीजिए 5वें घर का मालिक जो है, क्योंकि 5वां भाव इज आल्सो विद्या, 5वां भाव इज सडन गेन, वो कहीं गेन हाउस में बैठा हुआ है, तो ये क्या बता रहा है कि वो इस प्रकार की साधनाएं करने पर गेन इज व्हाट? उसको उनसे इच्छा पूर्ति होगी, पॉजिटिव साइड जा रहा है वो। लेकिन ये कॉम्बिनेशन में कुछ भी डिक्लेयर कर पाना विदाउट उनका केतु और चंद्रमा की फ्रेंडशिप को देखे बिना या नीच भंगा को देखे बिना इस पोजीशन में कुछ भी डिक्लेयर कर पाना बहुत ही टिपिकल केस है। क्लियर? तो मैं ये चाहूँगा आपको अगर इस प्रकार की कोई कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो आप कमेंट सेक्शन करके हमें बताएं, कमेंट करें कि मेरी कुंडली में केतु इस डिग्री में है, चंद्रमा इस डिग्री में और इस तिथि में है। तो अगर हमारे पास समय होगा मैं जरूर उसका रिप्लाई करूँगा। इसके बारे में कुछ भी एग्जैक्टली कह पाना इस कंडीशन में बहुत ही टिपिकल काम है। क्लियर हो गया? तो लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैंने पॉजिटिव बताई हैं वो पॉजिटिव रहेंगी। क्लियर होगा? क्योंकि ये जो दृष्टि है वो दृष्टि उच्च की यहां डाल रहा है। नाउ अब हम चलते हैं, चंद्रमा आ गए हमारे 9वें भाव में। क्लियर हो गया? 9वां भाव किसका कारक है? 9वां भाव हमारे पिता का कारक है,
नौवां भाव धर्म, भाग्य और कोई इस प्रकार की रिसर्च, हायर रिसर्च, पीएचडी, डॉक्टरेट, इसको बताता है। और इसका मालिक ही तय करता है, लेकिन उस घर को लेकर इन बिटवीन जो बीच में दौर रहता है कैसा, वो चंद्रमा उनमें वो चीज़ें डाल देता है। चंद्रमा उनमें एक कूलनेस, सौम्यता डालता है। तो पिता के घर में चंद्रमा बैठने का मतलब है कि आपका जो मन है इसके इर्द गिर्द। हम इसमें देखिए जरा, मान लीजिए पिता का जो कारक है सूर्य, अगर वो कहीं वर्स्ट एनिमी साइन में कहीं चला गया तो फिर क्या होगा। मान लीजिए, बिकॉज इसको जब तक जोड़कर नहीं देखें तब तक नहीं बात बनेगी। पिता का कारक यहाँ बैठा हुआ है, पिता का कारक यहाँ बैठा, तो क्या होगा कि पिता के संबंध उसके व्यक्ति के खराब होंगे, स्पेशली ड्यू टू हिज वाइफ और हस्बैंड। लेकिन उसके पिता के पार्ट को पॉजिटिवली कौन मैनेज कर देगा? माता, बिकॉज चंद्रमा इज माता। तो वो ब्रिज का काम कर रही है माता एक प्रकार की। और ब्रिजिंग करने के लिए, बिकॉज दिस इज योर मदर, ब्रिजिंग करने के लिए वो 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया, 6th नंबर का प्रयोग कर रही है। व्हाट इज 6th? 6th इज योर, कह सकते हैं आपका कोई इस प्रकार की ऋण चुकाना, इस प्रकार की ऋण चीज़ें, पैसा देना, तो वो छठा भाव है। इट इज़ आल्सो मेडिसिनल नॉलेज, क्लियर हो गया। तो हो सकता है कि पिता और आपके बीच विवाद का कारण आपका पार्टनर हो या उसकी कोई बीमारी हो, और उस बीमारी को दूर करने के लिए योर मदर इज प्लेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्लियर। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, चंद्रमा का यहाँ बैठना अच्छा माना जाएगा। जो पिता के संबंध भी अगर अच्छे हो जाएं तो फिर तो बल्ले बल्ले है कि भाई पिता भी आपके साथ हैं और माता भी आपके साथ है, कोई ब्रिजिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से वो नज़र डाल रहे हैं भाई बहनों के घर में, तो भाई बहनों के घर में वो बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं, अच्छी नज़र डाल रहे हैं, तो अच्छा ही माना जाएगा, क्लियर हो गया। अभी बात याद रखिएगा, वो बैठा नहीं है वहाँ पर। चंद्रमा जब वहाँ बैठे होते हैं तो चंद्रमा के अलावा हमें बुध की भी सोचनी पड़ती है कि बुध उनके घर में बैठने को लेकर किस प्रकार से सोचता होगा। लेकिन अगर चंद्रमा नज़र मारने, और चंद्रमा तो किसी को एनिमी मानते ही नहीं है ना, तो अगर किसी को एनिमी नहीं मानते तो यहां नजर मारने का अर्थ क्या होगा? यहां नजर मारने का अर्थ है कि अब ये इस घर को पॉजिटिवली लेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि जब चंद्रमा यहां बैठे थे तो वो उनका तो मन है वहां पर, लेकिन इस घर के मालिक का मन नहीं उनको बैठाने का, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। बट यहां पर ऐसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ये भाई बहनों के लिए अच्छी नज़र है। पराक्रम को बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन आपको पता है चंद्रमा का विषय पराक्रम नहीं है, तो वो पराक्रम आपको वाणी में एक मिठास देने वाला होगा, लेकिन वो कोई कमांडिंग वाला पराक्रम नहीं होगा, क्लियर हो गया। ये बात ध्यान रखना आपको। लेकिन कोई भी बात कंक्लूड करने के लिए अलग अलग प्लैनेट की सिटिंग और उनका नज़र, ये सब देखना ज़रूरी होगा। मतलब वो बैठे हैं या उनका एस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको कंजाइन हो रहे हैं कहीं, तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी होगा। और अपने से छठे नंबर पर है तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नौ, चंद्रमा अब आ गए हमारे मेष लग्न की कुंडली में 10वें भाव में, क्लियर। तो 10वें भाव में अगर आ गए तो इस व्यक्ति की राशि क्या हुई? इस व्यक्ति की राशि हो गई है मकर राशि, मेष लग्न मकर राशि, क्लियर। अब मकर में आपको पता है मंगल जो है वो एक्सेल्ड करते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो अगर मंगल यहाँ बैठ जाए तो फिर तो इट इज़ अ मतलब टाइप ऑफ राजयोग। भाई एक केंद्र और एक केंद्र, ये दोनों केंद्र के स्वामी मिल रहे हैं एक केंद्र में, और वो केंद्र जो है वो केंद्र में भी ऐसे नहीं मिल रहे हैं, उच्च का होकर मिल रहे हैं। मतलब आपके लग्नाधिपति उच्च के होके आपके राशि के स्वामी को मिल रहे हैं, इज वेरी एक्सेलेंट फॉर योर जॉब, योर करियर के लिए आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा, क्लियर। खाली चंद्रमा भी यहां बैठने कर्म भाव में, तो फिर इसको भी वो मैनेज करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा अकेला बैठा है यहाँ पर, ना यहाँ कोई प्लैनेट ना यहाँ कोई प्लैनेट, तो फिर हमको पता है चंद्रमा अकेले थोड़ा सा ज़्यादा फील करते हैं, उसको कोई ना कोई
साथी की आवश्यकता होती है। तो चंद्रमा अकेले अगर बैठे, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, यहाँ अकेले बैठे हैं, और स्पेशली जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो फिर ये अपने इस फील्ड को लेकर बहुत ज़्यादा विचारों में घूमते रहते हैं, यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अच्छा होकर भी वो स्थायी नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया? अच्छा होकर भी वो स्थायी, ठीक है उसको अगला भी मिल जाएगा, बट वो स्थायी नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को स्थायी करने के लिए कोई प्लांट या तो चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा के पड़ोसी घर में हो, इधर यहाँ। अब देखिएगा, जब आप हमारे चैनल में सारी वीडियो देख लेंगे तो हम आपको इस पर्टिकुलर योग के बारे में इस शब्द को भी बताएंगे, बट मैं अभी वो टेक्निकल वर्ड आपको बोलना नहीं चाहता हूं, अदरवाइज आप भटक सकते हैं, योग में ही आप चले जाएंगे, भाई ये कौन सा योग है, ये कौन सा योग है, ये परिवर्तन योग है, अभी वो हम नहीं। बट मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता रहा हूं, अगर चंद्रमा कहीं, यहाँ नॉट ओनली दिस, यहाँ कहीं भी अकेला है और उसके आगे पीछे वाले घर में भी कोई ग्रह नहीं है और अच्छे ग्रह कोई इसको दृष्टि भी नहीं डाल रहे हैं, तो फिर चंद्रमा बहुत ज़्यादा अकेला पड़ जाता है। और अकेला व्यक्ति इस कंडीशन में, मतलब अकेला ऐसा क्या, सूर्य तो अकेला भी चला देता है काम, लेकिन चंद्रमा अगर अकेला पड़ जाता है, स्पेशली केंद्र में वो एकदम अकेला है, तो फिर चंद्रमा को स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, स्थायित्व नहीं मिल पाता है। क्लियर हो गया? ये बात समझिए जरा बात। चंद्रमा मकर में है, मकर का स्वामी कौन है? शनि। शनि चंद्रमा को बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं करता है, ठीक है, लेकिन चंद्रमा की शत्रुता नहीं है किसी से। तो अब घर में बैठे हैं तो वो जो इनको आता है वो तो देंगे ही, वो चंद्रमा तो देंगे। अब वो अलग बात है, मालिक घर को लाइक कर, जैसे मालिक स्वयं यहाँ बैठता है तो फिर वो चंद्रमा के साथ थोड़ा थोड़ा डिशुम करता है। और चंद्रमा और शनि जब कभी भी मिलते हैं तो वो फिर जॉब होने के बाद भी, जॉब तो होगी भाई, शनि स्वाग्रही हो गए, चंद्रमा भी वहाँ बैठे जो मन के कारक हैं, लेकिन जॉब होने के बाद भी उस जॉब को लेकर ही व्यक्ति परेशान रहता है, यार ये ऐसा हो जाता तो क्या होता। और स्पेशली क्योंकि चंद्रमा आपके घर का कारक है, यहां से करेंगे तो अपने से 7वें हैं और घर का स्वामी है, तो जॉब होने के बाद भी वो घर को लेकर परेशान रहता है कि यार जॉब के कारण मेरा घर नहीं बन पा रहा है, जॉब के कारण जो किस्त आ रही है मेरे घर की वो पूरी नहीं हो पा रही है। अब क्योंकि ये क्या है, 7th इज व्हाट, 7 इज योर डिजायर, 7th इज योर पार्टनरशिप। क्लियर? तो ये भी कह सकते हैं आपके घर, मकान, भवन की पार्टनरशिप को लेकर या बंटवारे को लेकर आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। क्लियर हो गया? एंड व्हाट इज मून इज योर मदर, तो उस बंटवारे में हो सकता है कि डिस्प्यूट का कारण मे बी योर मदर। क्लियर? दिस इज नॉट सो गुड लोकेशन फॉर मून। क्लियर हो गया? तो चंद्रमा के लिए मकर का जो स्वामी है वो है शनि, लेकिन ओवर रूट करने के भी बहुत नियम है। क्लियर हो गया कि भाई ओवर रूट कर गया, मैं जैसे कहता भाई चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा था अभी, लेकिन चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, चंद्रमा को प्रभावहीन कर दिया किसी और ग्रह ने आकर, तो फिर इस चीज को हम ओवर रूट कर देंगे। जैसे मान लीजिए बृहस्पति आ जाते हैं, बृहस्पति यहां गज केसरी योग बना देंगे, तो अब चंद्रमा को पूरी तरह बचा लेंगे। वो कहता भाई बृहस्पति आपको पता है हमारे सौर मंडल के आफ्टर सन सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। क्लियर हो गया? और इनफैक्ट कुंडली में सबसे ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, इनकी नज़र भी आपको पता है, चंद्रमा तो एक ही नज़र रखते हैं, लेकिन बृहस्पति आपको पता है बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह हैं और नज़र भी आपको पता है 3 नज़र रखते हैं, 5, 7, 9 शुभ, बहुत शुभ। और यहाँ पर वैसे भी बृहस्पति उच्च के एक्सेल्ड कर जाते हैं, यहाँ बैठकर यहाँ नज़र मारेंगे तो फिर कमाल ही हो जाएगा। और दूसरा 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ भी नज़र मार रहे हैं, 7, 8, 9 अपने घर में भी नज़र मार रहे हैं, तो कई बेनिफिट एक साथ दिला देते हैं वो, तो वो इस प्रकार के संकटों से उबार देते हैं। यानी इस संकटों से उबारने के लिए आपके घर में कोई गुरु समान व्यक्ति हैं, जो ऐसे जो चल रहा है आपको कि कुछ ऐसा डिवाइड हो सकता है, घर में कुछ ऐसा विवाद हो सकता है, बंटवारा हो सकता है, उसको वो पूरी तरह ठीक कर देंगे। आपके माता के साथ भी संबंध वो बनाने में पूरी आपकी हेल्प करेंगे। तो लेकिन हाँ, प्रथम दृष्टा चंद्रमा अगर यहाँ बैठते हैं तो हम ये बता सकते हैं
जॉब को लेकर ही उसका जीवन पूरी तरह वो जॉब के आसपास ही घूमता रहता है। और इसके साथ साथ और भी हम कई बातें बता सकते हैं कि वो अपने घर से साथ हैं। क्लियर हो गया। और चंद्रमा माँ के कारक भी हैं, तो माँ का कारक आपके कर्म क्षेत्र में है। तो हो सकता है आपकी जो जॉब चल रही है, आपकी जॉब में जो भी समस्याएं हैं, आपको ऐसा लगता है कि उसके लिए योर मदर इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर होगा। आपकी मदर कहती हैं कि भाई आपके ये एसेट्स या ये आपकी सैलरी है वो अभी कम है, आपको और मेहनत करनी चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा विचार में पड़ जाते हैं। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना है इस चीज़ का। नाउ गोज टू नंबर 11। तो चंद्रमा अगर हमारी मेष लग्न की कुंडली है और 11वें भाव में आ जाते हैं तो किस प्रकार का फल हमें यहाँ देते हैं। यहाँ से गिनेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज तो 11 नंबर पर आता है। तो 11 नंबर क्या बताता है? 11 नंबर आपके विश कंप्लीशन, आपकी आपके जो इच्छाएं हैं पूर्ति वो होंगी नहीं होंगी। बड़ा भाई बड़ी बहन देखते हैं, आपके नेटवर्किंग किस प्रकार की है आपकी वो देखते हैं हम 11वें भाव से। ठीक हो गया। तो ये सब आजकल के समय में अगर हम बात करें, कलयुग के समय में, आप ठीक है दूसरे आप क्या देखना चाहते हैं वो अलग बात, लेकिन दूसरा आपसे यही चाहता है यार मुझे आय होगी कि नहीं होगी। तो अगर किसी कुंडली में 11th हाउस इज गुड तो मान के चलें यार वो सांसारिक दृष्टि में जो लोग कहा जाते हैं लौकिक चीज़ें वो पा लेता है। 11th हाउस योर विश कंप्लीशन, ये अच्छा है, दूसरा घर अच्छा है, 9वां घर, ये सब बाद में देखते हैं। आज के समय पर आपसे वो सबसे पहले क्या डिमांड करता है 11th। तो मैं ये आपसे ये कहूँगा 11th हाउस को देखना जरूर। अब यहाँ पर क्या है, चंद्रमा पहले यहाँ बैठे थे आपके जॉब स्टेटस, अब यहाँ पर बैठे हैं आपके आय। कहता भाई जॉब तो ऐसी रही इसकी, लेकिन आय में कभी कमी नहीं हुई। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा, हालांकि अलग अलग सबकी राय हो सकती है, बट ज़्यादातर लोगों की कामना यही है यार आय होती रहे मुझे। तो आय होगी तो फिर वो शांत रहेगा। क्लियर हो गया। उसको एक नियत समय पर अगर आय होती रहे वो ये तय करता। तो आपके राशि का स्वामी आपके 11वें भाव में बैठा तो आय तो वो करवाएगा ही। क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ आपको पता है शनि अपने मूल स्वभाव से अलग हटकर बर्ताव करता है कुंभ राशि में। तो कुंभ क्या बहुत एडजस्टेबल है, जहां पर भी उनको लगता है आय की बात है तो छोड़ो यार, अपने मूल स्वभाव को छोड़ो, आय आती है तो आने दो। आपको पता है 11th हाउस में हम बुरी चीज़ों से भी आय की बात करते हैं कि भाई बुरी चीज़ों से आय हो रही है। तो 11th हाउस डिनाई नहीं करता किसी प्रकार की आय, इनकम को डिनाई नहीं करता है। अब ये यहाँ से नज़र मार रहे हैं 7th हाउस में, यहाँ से 7 गिनेंगे तो ही। अब ये जो जहाँ नज़र मार रहे हैं वो है इनके मित्र की राशि, सूर्य की राशि। तो क्या बता रहा है ये आपके पुत्र भाव में नज़र मार रहे हैं, विद्या भाव में नज़र मार रहे हैं, सडन गेन्स को बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये शुभ है आपके पुत्र भाव के लिए। जैसे कुछ नेगेटिविटी है सन को लेकर, तो सन की नेगेटिविटी को ये डिनाई कर रहे हैं। अगर इनकी नज़र यहाँ आ रही है, मन का स्वामी आपके पुत्र भाव को देख रहा है। मान लो सन भी बहुत अच्छी स्थिति में, सन यहाँ खुद बैठे हैं, वेरी वेरी एक्सेलेंट। क्लियर हो गया। एक दूसरे से 180 डिग्री पर आने का मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा या पूर्णिमा के पास हुआ है। क्लियर हो गया। तो सन और चंद्रमा एक दूसरे को नज़र मार रहे हैं, तो पूर्णिमा का जन्म है ऐसे व्यक्ति का। वो कई बार उसको हम इस प्रकार से भी कई बार नेगेटिवली अगर देखना है तो क्या है भाई, देखो पूर्णिमा में व्यक्ति का रक्तचाप ज़्यादा होता है, और रक्तचाप ज़्यादा होने से उसको हाई बीपी से और दिल की समस्याएं ऐसा बन जाती हैं। क्लियर हो गया। हृदय या इसके नीचे अगर हम जाते हैं थोड़ा, हृदय के नीचे स्टमक से संबंधित भी परेशानियां पूर्णिमा के आसपास अब ये देखने को मिलती हैं। हालांकि ऐसा इस समय ही क्यों है, पहले क्यों नहीं था? बिकॉज आजकल के लाइफस्टाइल में एसिडिक फूड या अम्लीय भोजन ज़्यादा हो गया। तो पूर्णिमा का जन्म उस प्रकार से नेगेटिव काम कर रहा है। क्लियर भाई। एक समय पर जहाँ अम्लीय भोजन था ही नहीं तो सबसे बढ़िया ऑस्पिशियस था भाई पूर्णिमा में ही जन्मो सारे आप पैदा हो, तो बहुत अच्छा है। अभी क्या है, लाइफस्टाइल जैसा है, अगर अमावस्या को जन्मता है तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा है। बीपी वो कम रखेगा, तो आप अगर एसिडिक भोजन करेंगे तो बैलेंस रहेगा। क्लियर। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और अपने से यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर हो गया। अपने से 8वें पर प्लेस्ड है। क्लियर। तो घर का मालिक आय भाव में है। क्लियर हो गया। घर से आय होगी। क्लियर। लेकिन शनि क्योंकि चंद्रमा को इतना, तो जब कभी भी वो इनकम आती है तो एक झगड़ा तो होता ही है घर से। जैसे कई बार क्या होता है, हमारा रेंट आता है, रेंट झगड़े के बाद आता है, जब तक बोलो ना तो वो देते नहीं है, कहते हैं यार ये भी कैसी आय है। तो ये ऐसा भी कई बार विचार, लेकिन आय जरूर होगी।
क्लियर हो गया? याद रखना है इस चीज को। आठवें, अब आठवें का मतलब क्या होता है? कष्ट, लेकिन आय। रिजल्ट इज ओवरऑल इज व्हाट? आय भाव में बैठा है, कष्ट है लेकिन आय भी है। तो ये चीज यहां बताती है। तो ये जब तक आप ब्रिजिंग नहीं करेंगे सारे, कितने से कितने पर बैठा है, और जहां वो बैठा है वो वेल प्लेस्ड है या नहीं है, और अगर वो वेल प्लेस्ड नहीं भी है तो पर्टिकुलर नंबर, मतलब वो कौन से, जैसे 11th हाउस इज फॉर गेन, तो गेन के लिए तो ज्यादातर अच्छा ही माना जाता है कि यार नेगेटिव से भी गेन आ रहा है ना, तो आने दो यार, आने दो। क्लियर? तो ये चीजें ऐसे देखते हैं हम। और अगर हम चंद्रमा को मेष लग्न में लेकर जाते हैं 12वें भाव में, क्लियर हो गया? तो 12वें भाव में अगर चंद्रमा चले जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में मेष लग्न है और मीन राशि है। क्लियर हो गया? मेष लग्न और मीन राशि है। तो मीन राशि का जो व्यक्तित्व होता है वो आपको पता है, बृहस्पति उसके देवता हैं, तो बृहस्पति प्रधान होता है। तो याद रखिए, बृहस्पति इस 12 नंबर के देवता है। तो मतलब हमें बृहस्पति को देखना है और हमें मंगल को देखना है। तो वो करीबन 25 से 30% इन्हीं दो ग्रहों के आसपास घूमेगा। लग्न राशि, लग्न राशि। क्लियर? और अगर राशि का स्वामी अपने से 12वें है, अपने से 12 मतलब लग्न से 12वें है, तो प्राय ऐसे व्यक्तियों को दूरस्थ स्थानों से फायदा होता है अगर वो मित्र भाव में है। तो बृहस्पति का वो फेज जो पसंद करता है, चंद्रमा भी पसंद करता है। अब यहां से गिनते हैं तो देखिए 7, 8, 9। नो इज व्हाट? नो इज योर धर्म, योर भाग्य, एंड नो इज आल्सो जर्नी, लंबी यात्राएं। तो लंबी यात्राएं जो वो करता है तो दूरस्थ स्थानों में उसको लाभ होता है, और इस लाभ का संबंध आपके रियल स्टेट से होता है, घर से होता है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, इस प्रकार से चीज़ों को कनेक्ट करना है। यहां से वो नज़र मार रहे हैं आपके शत्रु भाव में। हालांकि शत्रु भाव में मैलिक प्लैनेट अच्छा रोल करता है। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा अब यहाँ मैलिक हो जाते हैं, मैलिक यानी जैसे अमावस्या के आसपास का चंद्रमा हो जाता है तो थोड़ा सा पाप प्रवृत्ति का हो जाता है, और बुध भी पाप प्रवृत्ति का, तो फिर वो क्या करेगा? शत्रुओं को मीठा बोलेगा तो, लेकिन एक्शन उसके वैसे ही रहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखनी है। इस घर को थोड़ा सा मतलब एग्रेशन चाहिए इस घर को। 6th, 8th एंड 12th को एग्रेशन चाहिए। बिना एग्रेशन के ये आप दूसरे व्यक्ति आपको कमज़ोर समझने लग जाते हैं। स्पेशली आपके शत्रु पक्ष का जो मालिक है, मालिक का कठोर होना ज़रूरी है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अपने घर से 9 का मतलब आप समझ सकते हैं। 9 यानी आपके भाग्य में बढ़ोतरी, आपके भाग्य की वृद्धि दूर, घर से दूर जाने पर होगी। क्लियर? और वो रियल स्टेट में आपको काफ़ी फ़ायदा करा कर होगी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से बता सकते हैं। माता को भी आप काफ़ी ज़्यादा यात्राएं, धार्मिक यात्राएं कराने लेकर जाएंगे, उससे भी भाग्य उन्नति, मतलब ये एक प्रकार का रेमेडी हो जाता है। कभी कहता है इस प्रकार की चीज़ें हमें मिल नहीं है, तो कहता भी आप यात्राएं करने लग जाओ बड़े बड़े माता के साथ स्पेशली, तो फिर बहुत फ़ायदा होगा आपको। क्लियर हो गया? माता आपके साथ दूरस्थ स्थान में रहेंगी तो फ़ायदा होगा आपको। क्लियर? तो इस प्रकार से हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। और हम कई सुझाव हमें मिल रहे हैं कि सर आप अलग अलग सेक्शन चलाएं। तो देखिए टाइम का अभाव भी है हमें, क्योंकि हमें साथ साथ मेरा जो खुद का मेरा प्रोफेशन है उसको भी कवर करना है, और हॉबी और इंटरेस्ट या पैशनेट जो है हम वो भी चलाना है। तो आप लोगों का साथ अपेक्षित है इसी तरह। लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि भाई एक, अगर हर दिन नहीं तो 2-3 दिन में एक वीडियो तो हम अपलोड करें। और अलग अलग वीडियो अपलोड करने में दिक्कत, हमें समय बहुत लगता है। तो हमने क्या किया, अभी एक ही वीडियो में आपको खुद ये ट्रेस करना होगा कि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो 1.5 घंटे की 2 घंटे की वीडियो, तभी भी आप उसको खुद छांट लीजिए। या मैं तो ये कहूँगा आप शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखिए, चाहे धीरे धीरे देखिए। जैसे मान लीजिए 10 मिनट की वीडियो देख लें, नेक्स्ट डे आप वहीं से शुरुआत करके देखें, तो आप सीख जाएंगे चीज़ों को। और आप खाली अगर अपने पर्टिकुलर लग्न में या भाव को देखेंगे तो भी कई चीज़ें मिस कर देंगे। बिकॉज कम्युनिकेशन में जब वार्तालाप निकलते हैं तो कई विचार बाद में नए नए आते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर वीडियो तक सीमित रखना कि भाई 8 मिनट की 10 मिनट की वीडियो बना दें, उसी में रखें, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमने चीज़ों में थोड़ा बदलाव किया। हालांकि स्टार्टिंग में हमने ऐसा किया था, लेकिन बाद में हमने पूरी वीडियो को कंबाइन रखा। 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है, और यही कामना करते हैं कि ये ज्ञान
भारत के साथ साथ पूरे विश्व में फैले, इसी मंगल कामना के साथ कि ज्योतिष ज्ञान अमर हो और उसकी सच्चाई सबको प्राप्त हो। जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। धन्यवाद।